नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं हमारी ये समरी सीरीज। और इस समरी सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि दोस्तों आपका एक चैप्टर है जो बहुत बार आप देखते हैं कि आपके पेपर के अंतर्गत वहां से सवालों को पूछा गया है। तो इस चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग एक ही चैप्टर के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पीछे मेरे दिख ही पा रहा है कि हमारे चैप्टर का नाम जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसका हम लोग अपनी आज की इस क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, संपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। ये चैप्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है, आपकी जो इतिहास या फिर जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग हिस्ट्री के नाम से भी पुकारते हैं ना, वहां पर हमारा ये चैप्टर और काफी महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि ये अध्याय है। बहुत बार इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन बिंदुओं को इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में समझेंगे दोस्तों एक रास्ते के बारे में, एक मार्ग के बारे में जिसे हम लोग सिल्क रूट कहते हैं। आखिर ये सिल्क रूट है क्या, ये आखिर कहां से कहां तक शुरू होता है और सिल्क रूट किस तरीके से इतिहास को प्रभावित करता रहा है उसको देखेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि दुनिया के अंतर्गत जो अलग अलग देश हम देखते हैं ना, इन देशों में जो लोग पहुंचे हैं वो भोजन की वजह से पहुंचे हैं, और एक देश का खाना जो दूसरे देश में पहुंचा है इसकी पूरी क्या कहानी है उसको समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे भारत को गुलाम बनाया गया था अंग्रेजों ने अपनी चालाकी की मदद से। भारत के अंदर एक देश जो हमारा ये प्यारा भारत देश था, यहाँ पर एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाया, एक जाति विशेष के लोगों को दूसरी जाति विशेष के लोगों से लड़वाया, भारत के लोग आपस में लड़े और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, है ना। कुछ ऐसे ही देखते हैं दोस्तों कि दूसरे देशों को भी गुलाम बनाया गया, लेकिन उन देशों के अंतर्गत किसी तरीके का युद्ध नहीं हुआ, ना ही कोई चालाकी चली गई। बस बीमारी की मदद से हम लोग देखते हैं कि उन देशों को गुलाम बना लिया गया। कौन थे वो देश जिनको आप देखते हैं कि बीमारी की मदद से ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था, वो देखेंगे। बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर 19वीं सदी की। 19वीं सदी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि साल 1815 से साल 1914 तक का ये जो हमारा समय है ना, इस समय दुनिया के अंतर्गत बिजनेस किस तरीके से हो रहे थे, इस कालखंड में लोग किस तरीके से व्यापार कर रहे थे वो देखेंगे। फिर एक कानून के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे हम लोग कॉन लॉ या फिर मक्का का कानून भी कहते हैं। ये कॉन लॉ कहां पर आया था, इस कॉन लॉ के आ जाने से कैसे आप देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो व्यापारी लोग थे और जो और किसान थे वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे दोस्तों कि तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का उस समय के अंतर्गत यानी कि साल 1815 के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज का बनना शुरू हो जाता है, आविष्कार होने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार की जो मशीनें होती हैं दोस्तों आप देखते हैं कि वो बनाई जाती हैं। तो इन मशीनों के बनाए जाने से, इन अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी के बनाए जाने से किस तरीके से दुनिया प्रभावित होती है और किस तरीके से मीट का व्यापार प्रभावित होता है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब 19वीं सदी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि अफ्रीका में एक बीमारी आती है जिसे रिंडर पेस्ट कहा जाता है। ये बीमारी क्यों आई, इस बीमारी के आ जाने से अफ्रीका में क्या हुआ और अफ्रीका कैसे इस बीमारी से प्रभावित हुआ उसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग दोस्तों आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे भारत से बहुत से जो मजदूर थे ना उनको दूसरे देशों में ले जाया जाता था और वहां पर ले जाकर उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते थे और उनको मजदूर बनाकर रखा जाता था। उनको आप देखते हैं कि एक तरीके से गुलाम बनाकर रखा जाता था। तो भारत में ये जो बंधुआ मजदूरी का आप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट था, भारत से कौन कौन से हमारे मजदूर थे जो दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, उसे पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि भारत से बहुत से आप देखते हैं कि भारतीय व्यापारी भी थे। मजदूर तो जा ही रहे थे, कुछ भारतीय व्यापारी दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे थे और वो वहां पर बिजनेस कर रहे थे, उनको समझेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोस्तों समय आ जाता है साल 1914 का। साल 1914 में दुनिया के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि युद्ध शुरू होता है जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। इस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से दुनिया का आप देखते हैं कि जो व्यापार था और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से प्रभावित हुई वो पढ़ेंगे। इस युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद क्या क्या आप देखते हैं कि तरीके अपनाए गए जिससे चीजों को बेहतर किया गया। अमेरिका के अंतर्गत दोस्तों आप देखते हैं कि एक नया तरीका स्टार्ट किया गया था जिसे कहा जाता है बड़े पैमाने पर उत्पादन। अब ये बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है, ये अमेरिका में क्यों शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ और इसके शुरू हो जाने से अमेरिका में क्या बड़ा बदलाव आया और वो कैसे एक महाशक्ति के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर बनने वाला देश बना, उसको समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे विश्वव्यापी मंदी के बारे में। विश्वव्यापी मंदी का मतलब क्या होता है कि
दुनिया के जो सभी देश थे ना दोस्तों, आप देखते हैं कि उन सभी देशों के अंतर्गत जो बिजनेस हो रहा था, जो व्यापार हो रहा था, वो मंद हो जाता है। मंद का मतलब वो सुस्त हो जाता है, वो धीमा पड़ जाता है। बाजार व्यापार आप देखते हैं कि पूरे तरीके से धीमे पड़ जाते हैं और इसका असर हमारे प्यारे भारत पर भी पड़ता है। ये मंदी आई क्यों थी, इस मंदी के आ जाने से भारत पर क्या फर्क पड़ा, भारत इससे कैसे प्रभावित हुआ, वो भी देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की। तो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आप देखते हैं दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध, है ना, यानी कि साल 1939 के बाद दुनिया में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं कि शुरू होती है। ये जो दूसरा विश्व युद्ध था, आप देखते हैं कि इसके शुरू हो जाने से भी दुनिया में बड़े स्तर पर जो व्यापार हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, वो प्रभावित होता है। और इसी की आप देखते हैं कि दुनिया में बिजनेस को बनाए रखने के लिए, दुनिया में अच्छे तरीके से व्यापार होता रहे, एक संस्था बनाई जाती है जिसे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्या है ये संस्था, इसको पढ़ेंगे। और इसी के बाद आप देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, यानी कि साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद दुनिया के बहुत से जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब दुनिया के अंदर जो गुलाम देश थे, उनकी आज़ादी प्राप्त होती है उनको। और फिर दुनिया में आप देखते हैं कि एक नए तरीके का हमें देखते हैं कि कल्चर देखने को मिलता है, जहां पर अधिकतर देश आज़ाद होते हैं, कोई देश किसी का गुलाम नहीं होता। तो दोस्तों ये 12 टॉपिक्स होंगे जिनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। सर बहुत सारी बातें बता दी, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे, संतरी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक कहानी के तरीके से आप सभी के सामने रखेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी पूरी एकाग्रता क्लास के अंतर्गत होनी चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते चले उसको आप लोग जरूर नोट डाउन भी करते रहें, और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आप लोग आपके समक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे बिंदु होंगे जिनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रख रहे हैं, और इन 12 बिंदुओं के अंदर आप देखते हैं कि आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है दोस्तों। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भूमंडलीकृत, है ना। भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को पढ़ा होगा तो आप लोग जरूर इसके अर्थ को तो समझते ही होंगे, जिसे हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी पुकारते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, तो आप लोग बता देंगे सर वैश्वीकरण का मतलब होता है कि किसी देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई दूसरे देश अपने सामान को भेज रहे हैं, है ना। जैसे भारत का आप देखते हैं कि जैसे हमारा प्यारा भारत है, और भारत के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, भारत के अंतर्गत दुनिया के अलग अलग देशों के सामान आते हैं। चाइना का भी हमारे यहाँ सामान बिकता है, आप देखते हैं कोरिया का भी बिकता है, जापान का भी बिकता है ना, सऊदी अरेबिया का भी सामान बिकता है, चीन का भी बिकता है। तो अलग अलग देशों के सामान बिकते हैं और हमारा देश इन देशों में भी जाकर बेचता है। तो जब किसी देश के दरवाजे, जब किसी देश के बाजार सभी देशों के लिए खुल जाते हैं, दुनिया के सभी देश आपके देश में आकर व्यापार करेंगे और आप अपना सामान दूसरे देशों में जाकर बेचते हैं, इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको हम लोग भूमंडलीकृत या फिर भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के दो हैं नाम। अब दोस्तों अगर हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि दुनिया में इतिहास के अंतर्गत अगर हम लोग जाते हुए देखें, जैसे आज के समय में भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, है ना, आप देखते हैं कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर एक देश दूसरे के साथ व्यापार कर रहा है। लेकिन इस व्यापार की शुरुआत, ये जो भूमंडलीकरण है, ये जो वैश्वीकरण है, इसकी शुरुआत हमें इतिहास में कब होते हुए दिखती है, यहां पर हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि इसका जो इतिहास है कि लोग एक दूसरे के साथ अपने व्यापार के संबंध बनाए हुए हैं, ये हमें हजारों सालों से पीछे दिखते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है कि आज से लगभग आप लोग देखते हैं दोस्तों के 2500 साल पहले, 2500 साल पहले हमारा जो सिंधु नदी है उसके आसपास भारत में आप देखते थे कि बहुत से लोग रहा करते थे। और इन लोगों ने क्या किया हुआ था दोस्तों, इन लोगों के व्यापारिक संबंध होते थे मिस्र के लोगों के साथ, ईरान के लोगों के साथ, है ना। तो आप देखते हैं कि दुनिया में ये जो वैश्वीकरण है या फिर ये जो भूमंडलीकरण है, इसका जो हमें प्रमाण मिलता है, ये हमें हजारों सालों से दिखता आ रहा है। आधुनिक समय में तो है ही दोस्तों, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये हमें प्राचीन समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से दिख रहा है कि भारत के लोग इजिप्ट के अंतर्गत जो बड़े बड़े पिरामिड्स होते थे, जो उनके राजा होते थे, वहां के लोग होते थे, उनसे व्यापार करते थे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वैश्वीकरण एक पुरानी चीज है जो हजारों सालों से आप देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत दिख रही है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण का एक बहुत ही सकारात्मक रूप, वैश्वीकरण का आप देखते हैं कि दोस्तों एक जाना पहचाना रूप, है ना, वो हमें कब देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है आज से लगभग 1000 साल पहले। ठीक है, अब दोस्तों एक रास्ता हमें दिखता है, इस रास्ते को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसी रास्ते को हम लोग सिल्क रूट के नाम से पुकारते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, रूट को अंग्रेजी में हम लोग रूट कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है दोस्त, हिंदी में इसे मार्ग कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से भी पुकारते हैं। भैया जी एक रास्ता निकलता है, और ये रास्ता आप लोग देखते हैं दोस्तों कहां से निकलता हुआ आपको दिख रहा है, ये रास्ता आप लोग देखते हैं कि चाइना से निकलता है, फिर पहुंचता है भारत, इसके बाद फिर पर्शिया यानी कि ईरान, फिर आप देखते हैं कि अरब, और उसके बाद यूरोप, है ना।
तो ये जो रास्ता है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं। ये रास्ता जमीनी है ना, जमीन पर भी पूरा होता था और इस रास्ते को आप देखते हैं कि पानी के द्वारा भी कंप्लीट किया जाता था। ठीक, तो ये था हमारा दोस्तों रेशम मार्ग। अब इस मार्ग को, इस रास्ते को रेशम मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रास्ते पर सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि चीन से जो रेशम था ना, वो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता था और फिर अलग अलग देश भी चीन और दूसरे देशों में व्यापार किया करते थे। कब किया करते थे दोस्तों? आप देखते हैं कि एक व्यापारिक मार्ग हमें देखने को मिलता है जो चीन को पश्चिमी देशों से, भारत से, ईरान से आप देखते हैं कि जोड़ता था और इसको हम लोग सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से पुकारते थे। अच्छा, इस सिल्क रूट का जो अस्तित्व था दोस्तों, वो हमें कब देखने को मिलता है? सिल्क रूट का जो अस्तित्व है वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, आप देखते हैं कि 11वीं सदी के आसपास, है ना। 11वीं सदी का मतलब क्या हुआ कि सन 1000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। आज से लगभग 1000 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये रेशम मार्ग हुआ करता था। और आप देखते हैं कि 11वीं सदी से लगभग 15वीं सदी तक, है ना, 11वीं सदी से 15वीं सदी तक, यानी कि 400 सालों तक इस रास्ते का प्रयोग किया जा रहा था, है ना। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो पूरा का पूरा रास्ता था, इसका प्रयोग किया जा रहा था और चीन से, भारत से, ईरान से, अरब से और यूरोप से अलग अलग देशों के जो लोग थे इन देशों में आते थे और एक दूसरे के साथ सामान को खरीदते थे, है ना। अब इस रास्ते से आप देखते हैं कि दोस्तों इस रास्ते से सिर्फ व्यापार ही नहीं हो रहा था। जो व्यापारी लोग इस रास्ते पर आ जा रहे थे, जैसे चीन से कोई चला, भारत पहुंचा, ईरान पहुंचा, अरब पहुंचा, यूरोप पहुंचा, या फिर यूरोप से कोई चला, भारत आया, ईरान आया, चाइना आया, क्या सिर्फ व्यापार ही हो रहा था? ऐसा नहीं है। तो जब व्यापारी लोग आप देखते हैं कि इन रास्तों के जरिए एक दूसरे के देश में जा रहे थे तो व्यापार तो हो ही रहा था, है ना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस रास्ते के जरिए व्यापार तो हो ही रहा था, सामान को खरीदा जा रहा था, चीजों का आदान प्रदान आप देखते हैं कि हो रहा था। लेकिन एक और चीज भी हमें होती हुई दिखती है, वो क्या कि इस रास्ते के जरिए दोस्तों हमें आप देखते हैं कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान उसका भी आदान प्रदान होता हुआ दिखा। अलग अलग संस्कृतियों के बारे में हमें क्या पता चलो, हम देखते हैं कि दोस्तों अलग अलग देशों के लोगों को पता चला, है ना। तो इस रास्ते के जरिए व्यापार तो हो ही रहा था, इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो यूरोप के लोग थे वो एशिया की तरफ आ रहे थे, इस तरफ आ रहे थे, हमारे भारत की तरफ, चाइना की तरफ, क्योंकि इन देशों में अधिक मात्रा में आपको सोना वगैरह देखने को मिलता है। तो यूरोप के ये देश भारत की तरफ, चीन की तरफ आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर इनको अच्छी मात्रा में आप देखते हैं कि व्यापार मिल रहा था, है ना। तो व्यापार तो ये लोग कर ही रहे थे, अपना सामान खरीद रहे थे, सोना चांदी प्राप्त करने के लिए भारत की तरफ आपको यूरोप के लोग आते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि इस रास्ते के जरिए ज्ञान को भी आप देखते हैं कि शेयर किया जा रहा है, यानी कि आप देखते हैं कि अलग अलग जो धर्म है वो अलग अलग देशों में पहुंचे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज की दोस्तों, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है इसका जन्म कहां पर हुआ, ये जो बौद्ध धर्म है इसकी शुरुआत भारत में हुई, लेकिन बौद्ध धर्म के मानने वाले तो चाइना में भी हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले आपको जापान में भी दिखते हैं। तो ये कैसे पहुंचा वहां तक? आप देखते हैं कि जो भारत के व्यापारी थे ना, इस रास्ते से व्यापारी भी पहुंचे और भी लोग पहुंचे जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और आप देखते हैं कि उन लोगों ने इसके जरिए धर्म को भी फैलाया। जैसे अरब में आप देखते हैं कि मुस्लिम धर्म था, वो भारत कैसे पहुंचा, यूरोप कैसे पहुंचा, इसी रास्ते के जरिए आप देखते हैं कि जो ज्ञान था, धर्म की बातें थी, है ना, आप देखते हैं कि वो अलग अलग देशों में पहुंचते हुए हमें दिखी। ईसाई धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, ये सभी हमें अलग अलग देशों के अंतर्गत क्या दिखता है दोस्तों, पहुंचते हुए दिखता है। ठीक, तो इस रास्ते के जरिए, इस सिल्क रूट के जरिए ना आप देखते हैं कि दोस्तों हम व्यापार तो कर ही रहे थे, सामानों की अदला बदली हो रही थी, आदान प्रदान हो रहा था। ज्ञान जो था दोस्तों उसको भी आप लोग देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ शेयर कर रहा था। अलग अलग धर्मों की संस्कृतियां लोग सीख रहे थे, है ना। यूरोप का ईसाई धर्म अलग अलग देशों में पहुंचा, भारत का बौद्ध धर्म अलग अलग देशों में पहुंचा, अरब का आप देखते हैं कि इस्लाम धर्म अलग अलग देशों में पहुंचा, और ये इसी रास्ते के जरिए हो रहा था। और इसी रास्ते के जरिए आप देखते हैं कि दोस्तों एक और चीज भी हमें होती हुई दिखती है, उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इस रास्ते के जरिए व्यापार तो हो रहा था, ज्ञान का भी अर्जन हो रहा था, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि संस्कृति, संस्कृति का मतलब क्या होता है सर? संस्कृति का मतलब होता है रोल नंबर 16 जो मेरे पीछे बैठती है। नहीं 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 नहीं, वो वाली संस्कृति नहीं। यहां पर संस्कृति का मतलब क्या है दोस्तों? संस्कृति का मतलब होता है कि हर एक देश की, हर एक क्षेत्र की आप देखते हैं कि भोजन का तरीका अलग से होता है। हर एक देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो कपड़े पहनने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो जब इस सिल्क रूट के जरिए, इस रेशम मार्ग के जरिए व्यापारी लोग आ जा रहे थे, तो इसके जरिए व्यापार तो हुआ ही, इसी के साथ साथ लोगों को पता चला कि भाई चाइना का जो खाना था वो हमारे देश में कैसे आया। जैसे भारत के व्यंजन दुनिया के अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यूरोप के खाने हमें दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं। ये दुनिया में खाने फैले कैसे, इसकी सबसे बड़ी वजह आप देखते हैं कि ये रेशम मार्ग ही था, है ना। दोस्तों आप देखते हैं कि इस रेशम मार्ग के जरिए अलग अलग जो धर्मों की, अलग अलग जो क्षेत्रों की संस्कृतियां रही थी, भोजन हुए, कपड़े हुए, वो अलग अलग देशों के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये जो नूडल्स है ना, जिसको आप और हम खाते हैं,
ये हमारा नहीं है दोस्तों, ये चाइना से आया है। तो चाइना से नूडल्स आप देखते हैं कि भारत पहुंचा और यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचा। तो चीन से शुरू हुआ ये नूडल, आप देखते हैं कि जब भारत के अंदर पहुंचा तो भारतीयों ने इसमें थोड़ा बदलाव कर इसको सिवैयों में परिवर्तित कर दिया, है ना। उसके साथ आप देखते हैं कि जब ये जो नूडल्स थे, जब ये इटली पहुंचे तो इन्होंने इसको स्पैगेटी बना दिया। क्या कर दिया दोस्तों, इसको स्पैगेटी बना दिया। देखिए, एक देश के अंदर जो व्यंजन था वो एक देश में खाया गया और उसको जब दूसरे देश ने इस्तेमाल किया तो उसने उसको अपने हिसाब से बदला। तो अलग अलग देशों के खान पान जो थे दोस्तों, आप देखते हैं कि वो इस रेशम मार्क के जरिए हमें बड़े स्तर पर होते हुए दिखते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों और भी चीजें होती हुई दिखती हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये जो आलू हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुई, सोया हुआ, मक्का हुआ, मूंगफली हुई और शकरकंदी हुई, ये दोस्तों आप देखते हैं कि एक ही क्षेत्र विशेष में हुआ करती थी। जैसे ये जो आलू थे ये अमेरिका में ही उगा करते थे। ये भारत कैसे पहुंचे, ये चाइना कैसे पहुंचे, ये जापान कैसे पहुंचे, ये कोरिया कैसे पहुंचे, ये इसी रास्ते के जरिए आप देखते हैं कि व्यापारी लोगों का आना जाना था। तो जब अमेरिका से बहुत से व्यापारी भारत की तरफ आए, यूरोप में आए और उसके बाद फिर भारत की तरफ आए, तो वो अपने साथ इन आलुओं को भी ले आए, फिर इनको यहां पर बो दिया और फिर यहां पर इनकी फसल पैदा होनी शुरू हो गई। तो ये जो खाने थे ना दोस्तों, आप देखते हैं कि एक ही क्षेत्र विशेष में मिला करते थे, लेकिन अब तो ये दुनिया के हर इलाके में देखने को मिलते हैं। ये संभव हो पाया इन्हीं व्यापारियों के द्वारा जो अलग अलग लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे। और इन्हीं की वजह से आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो पूरी दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो खाने पीने की चीजें हैं ना, वो बड़े स्तर पर जो आज इस्तेमाल हो रही हैं, वो आज से 1000 साल पहले आप देखते हैं दोस्तों कि एक ही क्षेत्र के अंतर्गत हुआ करती थी, है ना। अब इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग आपको बताएंगे एक देश के बारे में जिसका नाम है अमेरिका। और ये अमेरिका के संबंध में हम लोग चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो अमेरिका है, आप लोग सुनते हैं कि अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई। ये अमेरिका की खोज कब हुई है और किसी देश की खोज आखिर होते कैसी है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और अमेरिका की खोज जिसके द्वारा की गई है दोस्तों, उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। अभी क्रिस्टोफर कोलंबस कौन है दोस्तों, इनके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ना, ये भारत आना चाह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये यूरोप में थे और ये यूरोप से क्या करते हैं दोस्तों, ये यूरोप से चलते हैं भारत आने के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि जो इनकी नाव थी ना, वो इनको भारत से विपरीत दिशा में ले जाती है, अमेरिका ये पहुंच जाते हैं। और अमेरिका जाने के बाद इनको दिखता है कि भाई अमेरिका तो इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर तो इतने सारे संसाधन हैं। दुनिया उस समय तक आप देखते हैं कि अमेरिका से अलग थी, अमेरिका दुनिया से पूरे तौर पर अलग था, है ना। आप देखते हैं कि दुनिया के जो अधिकतर देश थे वो आपस में जुड़े हुए थे, जैसे इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। इसमें अमेरिका हमें शामिल नहीं दिख रहा, अमेरिका यहाँ पर था और अमेरिका के बीच में यहाँ पर समुद्र दिखा करता था। तो अमेरिका आप देखते हैं कि दुनिया से पूरे तौर पर अलग था। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये भारत आने के लिए निकलता है, लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों इसकी जो नाव थी वो विपरीत दिशा में पहुंच जाती है और वो पहुंच जाता है अमेरिका। और उसी के बाद अमेरिका की खोज ये मान ली जाती है कि भैया हो जाती है। और अमेरिका के अंतर्गत आप देखते हैं कि वहां की जो भूमि थी वो बहुत हरियाली वाली थी और वहां पर आप देखते हैं कि आलू का उत्पादन हो रहा था। तो अलग अलग जो चीजें थी वहां से आप देखते हैं कि फिर वो यूरोप पहुंचती हैं और फिर भारत के अंतर्गत भी पहुंचना शुरू हो जाती हैं। ये जो आलू है ना दोस्तों, आलू ये यूरोप कैसे पहुंचा, अब हमने अब तक यहां पर देख लिया कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच जाते हैं गलती से, उसके बाद फिर वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर आलू की खेती हो रही है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, वो ये जो अलग अलग चीजें जो उस क्षेत्र के अंदर मौजूद थी, अमेरिका के क्षेत्र के अंदर मौजूद थी, वो से लेकर यूरोप आते हैं जहां के वो थे। फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो आलू था ना, आप देखते हैं कि इसका प्रयोग यूरोप के लोग बड़े स्तर पर करना शुरू कर देते हैं। यूरोप के लोगों के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो आलू था ना, ये एक बहुत ही बेहतरीन आप देखते हैं कि खाने का स्रोत था। क्यों, आप देखते हैं दोस्तों कि जो यूरोप है ना, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि ठंड पड़ती है। और यूरोप के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो गरीब जनता है ना, उनके लिए क्या था दोस्तों, उनके लिए मांस को खरीद पाना थोड़ा मुश्किल था। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो आलू था ना, वो उनको गर्माहट दे रहा था, उनको संतुलित खाना दे रहा था, जिससे वो अपने आप को बचा सकते थे। तो जब अमेरिका की खोज हो जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि आलू यूरोप में पहुंच जाता है, तो बड़े स्तर पर यूरोप के लोग आलू को खुशी से अपने यहाँ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और आलू का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर यूरोप में हमें होता हुआ दिखता है। यूरोप के अंतर्गत एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड, है ना दोस्तों। ये तो बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि आलू पर निर्भर हो जाता है। साल 1840 में आप देखते हैं कि एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आलू की फसल थी ना, वो हमें खराब होती हुई दिखती है। तो 1840 में हम देखते हैं कि यूरोप का एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड और यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो पूरे तौर पर आलू पर ही अपना जीवन गुजार रहे थे। तो इस देश के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों आलू सड़ने लगते हैं, आलू का अकाल आ जाता है, आलू की सारी फसल खराब हो जाती है और आलू पर ही लोग जिंदा थे। जब आलू खत्म हो जाता है तो लाखों लाख लोग हमें इस अकाल के अंतर्गत मरते हुए दिखते हैं। और इसी अकाल को क्या कहा जाता है, इसी अकाल को आयरिश अकाल कहा जाता है कि जो आलू होने चाहिए थे वो नहीं होते, जनता उन्हीं से अपने भोजन को समाप्त कर रही थी, कोई और खाने की चीज वहां पर उतनी अच्छी मात्रा में मौजूद नहीं थी आयरलैंड के अंदर। और इसी वजह से 1840 में बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि जो लोग थे ना, उनका क्या हो जाता है दोस्तों, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक,
यहां तक तो दोस्तों हमने ये देखा कि कैसे इस रेशम मार्ग के जरिए अलग अलग चीजें जो थी वो अलग अलग देशों में हमें पहुंचती हुई दिख रही हैं। जैसे भारत से भी बहुत सी जो खाने पीने की चीजें हैं ना वो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंची हैं। जैसे हाँ, ये जो समोसा है ये हमारा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश समोसा खा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि गुलाब जामुन है, ये हमारी है, दुनिया के अलग अलग देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे चिकन टिक्का मसाला, ये भारतीयों का बनाया हुआ है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश इसका प्रयोग कर रहे हैं, और ये हमें रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के द्वारा ही होता हुआ दिखा। दोस्तों एक नया बिंदु अब यहाँ पर डिस्कस होगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया दुनिया इस तरीके से चल रही थी, व्यापार हो रहा था, और आप देखते हैं कि खाने पीने की चीजें हुई, ज्ञान जो हुआ, संस्कृति जो हुई, भोजन जो हुआ, ये सभी चीजें लोग शेयर कर रहे थे। अब यहां पर आप देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों कि बहुत से देशों को क्या कर लिया जाता है दोस्तों, जीत लिया जाता है ना। कुछ पावरफुल जो देश थे यूरोप के अंतर्गत, आप देखते हैं कि जितने भी देश थे ये थोड़े शक्तिशाली रहे हैं हमेशा से ही, और ये जो शक्तिशाली देश थे ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये दूसरे देशों को जीतना चाहते हैं, या फिर आप देखते हैं कि दूसरे देशों को गुलाम बनाना चाहते हैं, या फिर आप देखते हैं कि ये दूसरे देशों को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। उपनिवेश का मतलब क्या है दोस्तों, उपनिवेश का मतलब गुलाम ही होता है, तो कृपया घबराइएगा मत, ठीक। अब होता क्या है कि 16वीं सदी में यूरोप के जो अलग अलग नाविक थे, यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो नाविक थे वो क्या करते हैं दोस्तों, वो एशिया की तरफ आना शुरू करते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वो एशिया की तरफ आते हुए अमेरिका की तरफ पहुंच जाते हैं, और अमेरिका की हमें खोज होती हुई दिखती है। तो जो यूरोप के लोग थे वो हमेशा से ही समय से थोड़े आपको दिखते हैं कि एडवांस रहे थे, और यूरोप के अंतर्गत जो लोग थे ना वो लंबी लंबी अपने नावों में तैयार हो जाते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है और हमें हर इस क्षेत्र को जीतना है। तो यूरोप के अलग अलग देश जो हुए, जैसे आप देखते हैं कि ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, है ना, इन सभी देशों के लोग, स्पेन हुआ, ये लोग निकलना शुरू कर देते हैं और अब दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचना शुरू करते हैं। एशिया की तरफ भी आ रहे हैं, उसी के साथ आप देखता है कि अफ्रीका की तरफ भी जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ भी जा रहे हैं, ये हमें होता हुआ दिखता है। और इसी के तहत आप देखते हैं कि इन्हीं लोगों ने, ये जो अलग अलग आप देखते हैं कि खोजी लोग हमें निकलते हुए दिखते हैं, इन्हीं की वजह से आप देखते हैं कि जो यूरोप के अलग अलग देश थे ना, उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को अपना गुलाम बनाया था। अब दोस्तों यहां पर हम लोग आपके सामने दुनिया का मानचित्र रख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कहानी कैसे चल रही है ना। अब दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि भैया भारत की खोज हुई, सुना है आप लोगों ने, जल्दी बताइएगा, आप लोगों ने सुना है सर भारत की खोज हुई? हम लोगों ने बहुत बार सुना है भारत की खोज, है ना। ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों ने सुना है कि अमेरिका की भी खोज हुई है। अब ये भारत की खोज, अमेरिका की खोज, इसका मतलब क्या होता है सर, हमें थोड़ा ये बता दीजिए। थोड़ा सा ना इसके अंदर हमें क्या रहा है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें, जो हमारा प्यारा भारत है, इसकी खोज 1498 में हमें होती हुई दिखती है। होता क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि एक पुर्तगाल का व्यक्ति था, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों, एक पुर्तगाली व्यक्ति था। यहां पर आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो है ना, इसी क्षेत्र के आसपास हमें पुर्तगाल देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था और उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा डी गामा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखते हैं दोस्तों, ये जो वास्को डी गामा था, ये क्या करता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि पुर्तगाल से चलता है, बहुत लंबी यात्रा करता है, उसके बाद अफ्रीका से होता हुआ, मेडागास्कर के रास्ते से होता हुआ वो क्या करता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि केरल पहुंचता है, और 1498 में आप देखते हैं कि वो पहुंचता है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि भारत की खोज हुई, तो इसका मतलब क्या है, क्या उससे पहले दुनिया अब भारत के बारे में नहीं जानती थी? भाई मालूम तो था भारत कर है, क्योंकि आप देखते हैं कि रेशम मार्ग के जरिए व्यापार तो हो रहा है, चाइना का, भारत का, ईरान का और यूरोप के और देशों का रेशम मार्ग तो था, भारत के बारे में तो जानते थे। जब हम कहते हैं कि भारत की खोज हुई, तो इसका मतलब है कि भाई रास्ता खोज लिया गया है, समुद्र के जरिए भारत पहुंचने का रास्ता खोज लिया गया है ना। उससे पहले तक दुनिया के लोगों को पता नहीं था कि वो कौन सा रास्ता है जो भारत तक पहुंचाता है। तो वास्को डी गामा भैया ने क्या किया था दोस्तों, आप देखते हैं कि इस रास्ते को खोज लिया था। तो जब भी कहा जाता है कि भारत की खोज हुई या फिर अमेरिका की खोज हुई, तो इसका मतलब होता है कि किसी देश को तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, उसको खोज लिया गया है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत पहुंचता है और उसके बाद ये माना जाता है कि भारत की खोज हमें होती हुई दिखती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, यहां से अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अमेरिका की खोज के बारे में। अब ये अमेरिका की खोज आखिर किस तरीके से होती है ना, और इसके संबंध में हम लोग चीजों को देखते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो यूरोप के लोग थे ना, इन लोगों ने सुना था कि भाई भारत है ना, वो बहुत ही समृद्धशाली देश है, भारत के अंदर बहुत अच्छी जलवायु है, भारत के अंदर बहुत अच्छा मौसम है, भारत के मसाले, भारत के कपड़े दुनिया के लोगों के अंतर्गत आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये जो आप देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस था, ये यूरोप से निकलना शुरू करता है, ठीक।
और ये आना चाहता है कहां पर दोस्तों, आप देखते हैं कि ये भारत की तरफ आने की कोशिश करता है ना। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि जो इसकी नाव थी, ये 3 नाव लेकर चलता है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसकी जो नाव थी उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो वो भारत आने की बजाय क्या हो जाते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि वो उसको ले जाते हैं अमेरिका की तरफ, है ना। और जब वो जमीन पर पहुंचता है तो पता चलता है कि भाई ये जो इलाका है ये क्या है, ये तो भारत है नहीं, ये तो एक नया विचित्र इलाका है। और इस नए विचित्र इलाके को फिर क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, इस नए विचित्र इलाके को फिर हम लोग बाद में नाम देते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और ये जो अमेरिका था, आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत समृद्धशाली इलाका था, यहाँ पर भी बहुत अच्छा मौसम था, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हरियाली थी। इस क्षेत्र के अंदर भी आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की फसलें उग रही थी। तो अब यूरोप के जो देश के लोग थे ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो सोचने के लिए तो निकला था कि भाई मुझे भारत आना है, लेकिन भारत आने की बजाय वो अमेरिका पहुंच जाता है। और अमेरिका में जाने के बाद वो क्या करता है दोस्तों, अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनसे वो कुछ सामान वामान लेता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो वापस अपने देश पहुंचता है, यूरोप में पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहां पर जाने के बाद ये अपने यूरोप में ये पहुंचा और ये बताता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग तो समझते थे कि चाइना है, भारत है, ईरान है और अरब देश हैं, और उसके बाद फिर हमें दुनिया को पता ही नहीं था कि दुनिया इस तरफ भी होती है, दुनिया के देशों को ये पता ही नहीं था कि दुनिया इस तरफ भी होती है। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस जब वापस चला जाता है तो वो यूरोप में लोगों को बताता है कि भाई अमेरिका कर एक देश है, वहां पर हमें इस तरफ का जो क्षेत्र है ना वो बहुत बढ़िया है, वहाँ पर अच्छी जलवायु है, वहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी हो सकती है, वहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं। तो फिर अब तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अब तो एक तरीके से आप देखते हैं कि लड़ाई छिड़नी शुरू हो जाती है। जितने भी यूरोप के देश थे ना, जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, ये सभी जो देश थे ना दोस्तों, ये अपने लोगों को भेजना शुरू करते हैं, अपनी नावों को लेकर निकल जाते हैं अमेरिका की तरफ। और अब एक तरीके से अमेरिका को आप देखते हैं दोस्तों जीतने की कोशिश की जाती है, अमेरिका को कब्जा में करने की कोशिश आप देखते हैं कि की जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अब अमेरिका की तरफ आप देखते हैं कि ये देश निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्रिस्टोफर अंकल थे। हाय क्रिस्टोफर अंकल, सब बढ़िया है? हाँ, आप ही ने क्या किया है दोस्तों, आप देखते हैं कि यही थे क्रिस्टोफर अंकल जो निकलते हैं लेकर अपनी नाव को, और भारत आने की बजाय आपको क्या दिखता है दोस्तों, ये अमेरिका में हमें पहुंचते हुए दिखते हैं। फिर अब क्या हुआ दोस्तों कि जितने भी देश अमेरिका पहुंच रहे थे, है ना, ये अमेरिका में पहुंच रहे थे दोस्तों। क्यों पहुंच रहे थे? क्योंकि अमेरिका जो था ना दोस्तों, वो दुनिया से पूरे तौर पर एकदम अलग रहा था, दुनिया से एकदम अलग था अमेरिका, और दूसरे देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे सिल्क मार्ग की मदद से। तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका के पास ना बहुत सारे खनिज संसाधन थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के। आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, इनके पास खनिज के भंडार हुआ करते थे, सोना चांदी हुआ, और आप देखते हैं दोस्तों और जो अलग प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो अमेरिका के अंतर्गत थे। तो यूरोपियों को दिखा कि भाई ये इलाका बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हमें पहुंचना। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो यूरोप के लोग थे ना वो पहुंचना शुरू कर देते हैं किस तरफ दोस्तों, अमेरिका की तरफ। उसी के साथ साथ अमेरिका की जलवायु बहुत अच्छी थी भाई, वहां पर बड़े स्तर पर आप अनाज को पैदा कर सकते थे, वहां पर खनिज मिल रहे थे, तो गेहूं को उगाया जा सकता था वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में, है ना। और इसी वजह से, क्योंकि फसल को भी वहां पर उगाया जा सकता है, खनिज भी वहां पर बहुत ज्यादा है, तो बड़ी मात्रा में जो यूरोप के लोग थे ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो पहुंचना शुरू कर देते हैं। ये जो यूरोप के अलग अलग देश थे, ये पहुंचना शुरू कर रहे हैं अमेरिका की तरफ। अब अमेरिका पर कौन कब्जा करेगा, कौन गुलाम बनाएगा अमेरिका को, कौन जीत लेगा अमेरिका को, क्या अमेरिका को जीतने के लिए कोई लड़ाई होगी? चलिए दोस्तों यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप देखते हैं कि जब अमेरिका की बात होती है ना, और हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने ये देखा था कि जो अमेरिका था वो दुनिया से हमें कैसा दिखता है दोस्तों, वो दुनिया से हमें पूरे तौर पर अलग दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? जी हाँ, हम देखते हैं कि दुनिया के जो और देश थे, जैसे चाइना हुआ, भारत हुआ, आप देखते हैं कि ईरान हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि यूरोप हुआ, ये सभी देश क्या थे दोस्तों, सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग के जरिए एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों कि दुनिया का जो ये भूभाग था, ये दुनिया से पूरे तौर पर अलग था, है ना। और उसके बाद जब इसकी खोज हो गई क्रिस्टोफर कोलंबस की, तो यूरोप के और देशों के लोग एक एक कर फिर आप देखते हैं कि अमेरिका की तरफ आना शुरू करते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि जो अमेरिका के ये जो लोग थे वो दुनिया से पूरे तौर पर अलग थे ना, तो अमेरिका के लोगों के अंतर्गत आप देखते हैं कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता थी ना, वो आपको क्या दिखती है दोस्तों, थोड़ी कमजोर दिखती है। अमेरिका के लोगों की आप देखते हैं कि जो इम्यून सिस्टम था, उनकी जो बॉडी थी, वो थोड़ी कमजोर दिखती है। दुनिया के लोग थोड़े मजबूत थे, है ना, वो बीमारियों से लड़ सकते थे, क्योंकि अमेरिका के लोगों में किसी बीमारी से लड़ने की उतनी क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि उन तक वो बीमारी पहुंची ही नहीं थी, है ना। तो अमेरिका के लोग रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर थी नहीं। इन देशों के जो लोग थे, इन क्षेत्रों के जो लोग थे, यहाँ पर बीमारियां थी, उनका इलाज भी हो गया था, तो इन लोगों के लिए कोई भी बीमारी बहुत ही सरल हुआ करती थी। अब होता क्या है कि अमेरिका को गुलाम बना लिया जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि सिर्फ एक बीमारी की मदद से। वो कौन सी थी?
उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बीमारी होती है जिसको दोस्तों हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग चेचक के नाम से पुकारते हैं। दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। अगर चेचक नाम की बीमारी आपको हो जाती है तो आपकी बॉडी के ऊपर आप देखते हैं कुछ इस प्रकार के सफेद सफेद रंग के आपको दाने होते हुए दिखते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी ये हुआ करती थी, अब तो इसका इलाज है, उस समय नहीं था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अमेरिका दुनिया से पूरे तौर पर अलग था और दो देश, पुर्तगाल हुआ और स्पेन हुआ। ये जो पुर्तगाल के लोग हुए और स्पेन के लोग हुए ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, पहुंचना शुरू करते हैं अमेरिका की तरफ। और आप देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो यूरोप के लोग थे, है ना, ये जो यूरोप के लोग थे, ये हर हाल में चाह रहे थे कि भैया हमें अमेरिका पर कब्जा करना है। क्यों करना है अमेरिका पर कब्जा? क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत खनिज है, अमेरिका के अंतर्गत अनाज है, इसीलिए यूरोप के सभी देश भागे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ। अब आप देखते हैं कि दोस्तों यूरोप जो था ना, यहां पर आप देखते हैं कि एक बीमारी फैली थी काफी समय पहले। अमेरिका की तरफ जाने से पहले आप देखते हैं कि यूरोप में ना काफी समय पहले एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था चेचक। और ये चेचक की बीमारी यूरोप के अलग अलग देशों में फैली। यूरोप के लोग अब इस बीमारी से लड़ने की क्षमता अपनी बॉडी में डेवलप कर चुके थे, तो यूरोप के लोगों में बीमारी फैली, यूरोप के लोग इससे मर गए। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि यूरोप के लोगों के लिए ये बीमारी उतनी ज्यादा घातक नहीं थी, उनकी बॉडी इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो गई थी। लेकिन आप क्या देखते हैं दोस्तों, यूरोप के लोगों के लिए तो ये बीमारी कोई ज्यादा खतरनाक थी नहीं, लेकिन अमेरिका के जो लोग थे, जो दुनिया से पूरे तौर पर आपको अलग थलग दिख रहे थे, है ना, उनके लिए ये बीमारी बड़ी खतरनाक हो जाती है। आप देखते हैं कि जब ये यूरोप के लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने शरीर में इस बीमारी के कुछ आप देखते हैं कि जीवाणु लेकर पहुंच जाते हैं अमेरिका में, और अमेरिका दुनिया से पूरे तौर पर आपको अलग थलग दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? जी हाँ, हम देखते हैं कि अमेरिका जो था वो दुनिया से पूरे तौर पर अलग हुआ करता था, और अमेरिकी लोगों के अंदर आप देखते हैं कि उनकी बीमारी में, उनके शरीर में इस चेचक की बीमारी से लड़ने की कोई भी क्षमता नहीं थी। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो ये यूरोप के लोग थे ना, जब ये अमेरिका पहुंच जाते हैं तो इसके बाद आप लोग देखते हैं कि ये जो चेचक की बीमारी के जीवाणु थे, ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये फैल जाते हैं किनमें, अमेरिका के लोगों में। तो यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंच गए तो इनके संपर्क में आने से आप देखते हैं कि लोकल जो अमेरिका के लोग थे उनमें ये बीमारी फैल जाती है। यूरोप के लोग तो इस बीमारी से लड़ने में सक्षम थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के लोगों में, इनकी बॉडी में, लड़ाई में आप देखते हैं कि इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। और ये जो बेचारे आप देखते हैं कि अमेरिका के लोग थे, है ना, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, ये जो यूरोप के लोग पहुंचते हैं, है ना, अपने साथ उस बीमारी को ले जाते हैं, और उस बीमारी के होने की वजह से ये इन लोगों की बॉडी में उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, तो ये बेचारे लोग आपको कैसे दिखते हैं दोस्तों, ये बेचारे लोग आपको बीमार होते हुए दिखते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये जो बीमारी थी ना, ये अमेरिका में बहुत ही आग की तरह फैलती हुई दिखती है। आप देखते हैं कि अमेरिका की लगभग आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग आप देखते हैं कि 90% के करीब जो अमेरिका के अंतर्गत वहां के मूल लोग थे वो समाप्त हो जाते हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के अंतर्गत जो लोग थे वो स्वाहा हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने अवेंजर्स एंड गेम देखी होगी, जैसे थानोस चुटकी बजाता है और दुनिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, कुछ ऐसा ही हुआ था अमेरिका के लोगों के साथ भी। ये जो चेचक की बीमारी वहां पर फैलती है, इस बीमारी के फैलने की वजह से बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका के जो क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर जो रहने वाले मूल निवासी थे, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, वो जीवन खत्म हो जाता है। और अब आप देखते हैं कि जो यूरोप के लोग थे वो क्या कर पाते हैं दोस्तों, ये जो यूरोप के लोग थे वो आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लेते हैं। लड़ने वाला ही कोई नहीं है ना, अमेरिका के लिए लड़ने वाला ही कोई नहीं होता। और आप देखते हैं कि ये जो यूरोप के लोग थे वो बहुत आसानी के साथ पूरे के पूरे यूरोप के जो लोग थे वो अमेरिका पर कब्जा कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो बीमारी थी ये क्या कर देती है दोस्तों, जीत दिला देती है यूरोप के देशों की। और इस तरीके से जो अमेरिका था वो क्या बन जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो अमेरिका था वो यूरोप का उपनिवेश, या फिर हम लोग कहते हैं कि अमेरिका का गुलाम हमें बनता हुआ दिखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे की कहानी में हमें क्या होता हुआ दिखेगा, यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, समझते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 19वीं सदी थी दोस्तों, इस सदी तक आते आते, है ना, अब इसी के साथ और भी चीजें हमें होती हुई दिखती हैं। क्या चीजें हमें होती हुई दिखती हैं कि अमेरिका पूरे तौर पर आप देखते हैं कि वहां के जो मूल निवासी थे वो समाप्त हो चुके हैं, यूरोप के लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया था। उसी के साथ दोस्तों कुछ और चीजें भी हमें होती हुई दिखती हैं, है ना। अब यहां पर वापस हम लोग आएंगे और चीजों को और अच्छे तरीके से एक बार क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। हमने ये देख लिया, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया कि जो हमारा अमेरिका था, है ना, हमने देखा दोस्तों कि जो अमेरिका था उसको गुलाम बना लिया गया था। और अमेरिका के गुलाम बनाने के बाद जितने भी यूरोप के देश थे ना, ये यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं इस अमेरिका के क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा, होता क्या है कि जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो तो समाप्त हो गए इस बीमारी से, चेचक की बीमारी से। अब जो यूरोप के जो लोग थे ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने घर बाड़ों को छोड़कर
अमेरिका की तरफ आना शुरू करते हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा था? यूरोप के जो लोग थे वो अपने बने बनाए घरों को, बने बनाए काम को छोड़कर क्यों आ रहे थे? इसके पीछे कुछ वजह थी। सबसे पहली वजह हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा यूरोप था ना, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। जनसंख्या बढ़ने की वजह से यूरोप में आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई थी। जो यूरोप का एरिया है ना, जब अमेरिका को ढूंढ लिया गया और अमेरिका को गुलाम बना लिया गया तो यूरोप के भी हालात अच्छे नहीं थे। यूरोप के अंदर खुद ही आप देखते हैं कि इसके अलग अलग देशों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी, महंगाई बढ़ने लगी थी, बीमारियां फैलने लगी थी, और लोग जो थे ना दोस्तों वो धर्म के नाम पर, ईसाई धर्म में भी दो भाग दिखते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो धर्म के नाम पर भी मारकाट मचाई जा रही थी। तो इसी वजह से जो बहुत से लोग थे वो क्या करते हैं दोस्तों, अपना जीवन सही बसाने के लिए क्या करते हैं, वो अमेरिका की तरफ क्या कर जाते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ इस तरीके से फिर हमें अमेरिका क्या होता हुआ दिखता है, एक नया आबाद, एक नई तरीके से आप देखते हैं कि बसता हुआ देश हमें देखने को मिलता है ना। तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि ये जो लोग थे, क्योंकि यूरोप में बीमारियां फैल गई थी, लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, तो अपने जीवन को बचाने के लिए ये यूरोप के लोग अमेरिका में जाकर बस जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर अमेरिका को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहां तक तो हमने डिस्कस किया कि भैया आखिर अमेरिका की क्या कहानी रही, अमेरिका से संबंधित किन किन बिंदुओं को हमने पढ़ा, उसको हमने आपके सामने रखा। अब चीज़ों को दोस्तों हम लोग गहराई के साथ आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि दुनिया के संदर्भ में तो हमने देखा, अमेरिका के बारे में तो हमने देखा, उसी कालखंड में हमारा जो प्यारा भारत था और जो चीन था, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये किस तरीके से देश थे। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, याद है कि नहीं याद? जी हाँ, आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया का मतलब है कि हमारे प्यारे देश में बहुत सारे संसाधन थे, भारत एक समृद्ध देश था, भारत के लोगों का जीवन बहुत अच्छा था, भारत एक आप देखते हैं कि यहाँ के लोग आलीशान जीवन को गुजारा करते थे। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि 18वीं सदी तक आते आते, 18वीं सदी का मतलब क्या है कि सन 1700 के आसपास तक अगर हम लोग देखते हैं तो भारत और चीन दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल देश थे। इस समय में अगर हम लोग देखते हैं कि सन 1700 में दुनिया के सबसे पावरफुल देश कौन से थे, तो एक था चीन और दूसरा था हमारा प्यारा भारत। ये दो देश आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश थे। लेकिन आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो चीन था ना, चीन, इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों, 15वीं सदी से अपने आप को ना दुनिया से अलग कर लिया था। जैसे हमने आपको बताया था कि जो रास्ता था वो चीन से शुरू हो रहा था, फिर आप देखते थे कि भारत पहुंचता था, फिर आप देखते थे कि दोस्तों वो पहुंचता था ईरान की तरफ, फिर आप देखते थे कि वो अरब पहुंचता था और फिर यूरोप पहुंचता था। तो 11वीं शताब्दी में था ये रास्ता और 15वीं शताब्दी तक आप देखते हैं कि ये रास्ता हुआ करता था। और चीन ने क्या किया दोस्तों, अपने आप को ना 15वीं शताब्दी तक क्या कर लिया, पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया। चीन जो था आप देखते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लेता है, और ये जो रेशम मार्ग था ना उससे भी अपने आप को अलग कर लेता है ना, ये जो सिल्क रूट था उससे भी अलग कर लेता है ना। और चीन क्योंकि दोस्तों अपने आप को क्या कर लेता है, सीमित कर लेता है, वो इंटरनेशनल बिजनेस में कोई ध्यान नहीं देता। चीन सिर्फ अपने आप को आंतरिक तौर पर मजबूत रखने की कोशिश करता है। चीन के जो राजा थे उस समय तक, तो आप देखते हैं कि अब दुनिया में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अब चीन, पहले तो आप देखते हैं कि चीन की तरफ ही लोग भागते थे, व्यापार हो रहा था, रेशम मार्ग के जरिए चीन से सामान आ रहा था। लेकिन आप देखते हैं जब चीन ने अपने आप को सीमित कर लिया था और किसी दूसरे देश के साथ वो बिजनेस नहीं कर रहा था, तो अब आप देखते हैं कि जो यूरोप के लोग थे ना वो क्या करते हैं, वो इस तरफ आने की बजाय, एशिया और चाइना आने की बजाय क्या करते हैं, अमेरिका की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया में एक नई आप देखते हैं कि पावर, या फिर आप देखते हैं कि जो दुनिया का जो केंद्र बिंदु था वो हमें कहां पर, अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। अमेरिका की तरफ लोग संसाधनों की प्राप्ति की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। चलिए, यहां तक के बिंदु दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने डिस्कस किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहां के कालखंड को हमने समझा कि शुरुआत से लेकर लगभग अगर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 17वीं शताब्दी के आसपास तक, 17वीं शताब्दी के आखिर तक की अगर बात की जाए, यानी कि 1799 तक की बात की जाए, तो दुनिया में कुछ इस तरीके से खेल हो रहा था। अमेरिका की तरफ अब हर चीज पहुंच रही थी, चाइना ने अपने आप को सीमित कर लिया था, भारत अंग्रेजों का गुलाम धीरे धीरे बनने लगा था, और ये स्थिति हमें होती हुई दिख रही थी। अब दोस्तों यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे 19वीं शताब्दी की शुरुआत का, और 19वीं शताब्दी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें एक कालखंड दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में। सन 1815 से सन 1914 तक दुनिया में बहुत बड़े बड़े आप देखते हैं कि दोस्तों हमें कार्यक्रम होते हुए दिखते हैं, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को, दुनिया के बिजनेस को, दुनिया के व्यापार को बड़े लेवल पर प्रभावित किया है। उसको हम लोग एक एक कर यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी में दुनिया जो थी ना वो बहुत तेजी से हमें बदलती हुई दिखती है, और इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया थी उसके अंतर्गत सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और तकनीकी यानी कि नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आनी शुरू होती है, लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है, समाज के अंदर बदलाव होना शुरू करता है, और राजनीतिक तौर पर भी राजाओं का राज खत्म होता है और लोकतंत्र आना शुरू होता है। तो जो दुनिया थी ना दोस्तों, आप देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ हमें दिखता है। किस तरीके का बदलाव हमें होता हुआ दिखता है? सन 1815 से सन 1914 के आसपास अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कालखंड में क्या हो जाता है दोस्तों, जो अलग अलग देशों के रिश्ते थे ना वो थोड़े बदलते हुए हमें दिखते हैं। लोग इस समय में 1815 से 1914 के आसपास तक एक दूसरे के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं, सामान खरीदा जाता है, उसी के साथ श्रम यानी कि मजदूरों को भी एक देश से दूसरे देश में आप देखते हैं कि भेजा जाता है, और उसी के साथ आप देखते हैं कि पूंजी, पूंजी का मतलब कि पैसा भी, है ना, एक देश से पैसा प्राप्त कर दूसरे देश में आप देखते हैं कि काम धंधों को स्थापित किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि 19वीं सदी की जो हमारी शुरुआत होती है वो हमें कैसे दिखती है दोस्तों, होते हुए दिखती है। ठीक, अच्छा, ये जो हमारा यूरोप रहा था दोस्तों, आप देखते हैं कि भोजन के उत्पादन और उपभोग के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो यूरोप था ना उसके अंतर्गत हमें बहुत जबरदस्त तौर पर आपको दिखता है कि यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। यूरोप एक ऐसा क्षेत्र रहा था जहाँ की जनसंख्या आप देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, और इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ही चीजें यूरोप के अंतर्गत आप देखते हैं कि थोड़ी आप देखते हैं कि सही नहीं थी, है ना। तो यूरोप जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि वहां पर खाने की कमी हुआ करती थी, वहां पर भोजन की कमी हुआ करती थी। और अगर हम लोग बात करते हैं उसी समय के अंतर्गत जो हमारा आप देखते हैं कि जो यूरोप था ना वो क्या करना चाह रहा था दोस्तों, आप देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत जितने भी देश थे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे। आत्मनिर्भर का मतलब वो ये चाह रहे थे कि हम इतना तो भोजन बनाएं जिससे हम लोग अपने लोगों का पेट भर सकें। इनके यहाँ पर खाने की कमी हमें होती हुई दिखती है यूरोप के अलग अलग देशों में, और जो खाना ये लोग बना रहे थे ना दोस्तों, आप देखते हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, यानी कि जो अनाज इनके यहाँ पैदा हो रहा था, जो चावल गेहूं इनके यहाँ पैदा हो रहा था यूरोप में उस समय में 1815 से 1914 के दरमियान, उस समय तक जितना भी अनाज पैदा हो रहा था वो कम था, और ये देश आत्मनिर्भर नहीं थे। और आप देखते हैं कि इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो खाना बन रहा था उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बेकार हुआ करती थी। अब इसी समय में हम लोग दोस्तों कुछ चीज़ों को यहाँ पर होते हुए देखेंगे, है ना, और उसी के साथ साथ दोस्तों कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से आप सभी के सामने रखेंगे ताकि किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हमारे बच्चों के सामने नहीं रहे, है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 18वीं सदी में हम देखते हैं कि जो यूरोप की जनसंख्या थी उसमें बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई, और बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से क्या होता है दोस्तों, अनाज की मांग में पैदा होना शुरू हो जाता है। और जो सरकार थी, जो उस समय के अलग अलग देशों की सरकारें थी यूरोप में, उनके ऊपर आप देखते हैं कहीं ना कहीं ये दबाव आने लगता है कि वो क्या करें दोस्तों, कि वो मक्के पर आयात लगाना प्रतिबंधित करें। और इसी के फलस्वरूप क्या हो जाता है दोस्तों, जो ब्रिटेन था ना वहां पर खाने की कीमतों में बढ़ोतरी होनी हमें शुरू होते हुए दिखती है। चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि किसी बच्चे के समक्ष कोई भी कंफ्यूजन यहां पर बिल्कुल भी नहीं बने। तो दोस्तों यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले यूरोप के अंतर्गत। हम देख रहे हैं कि यूरोप में 1815 से 1914 का ये जो हमारा कालखंड रहा है ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि यूरोप में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बड़े स्तर पर जो जनसंख्या थी वो हमें बढ़ती हुई दिखती है। जनसंख्या बहुत तेजी के साथ हमें बढ़ती हुई दिखती है, और जनसंख्या बढ़ जाती है दोस्तों तो उसी के साथ हमें दिखता है कि इस इलाके में फिर महंगाई भी बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा हैं तो लोग अपना पेट भरना चाहते हैं, जो सामान बनाने वाले हैं ना वो चीज़ों को महंगा करके बेच रहे हैं। तो जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, और आप देखते हैं दोस्तों महंगाई भी ज़्यादा है, और जितना अनाज इन देशों में पैदा हो रहा है ये अनाज उतना नहीं था जिससे उन सभी लोगों का पेट भरा जा सके। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रिटेन के बारे में, है ना। और ब्रिटेन के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि एक कानून होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे मक्का का कानून, या फिर हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, या फिर जिसे हम लोग कॉर्न लॉ के नाम से पुकारते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक, अब ये कॉर्न लॉ क्या है और ये मक्का कानून जो था ना वो ब्रिटेन के अंतर्गत, मक्का कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये था क्या, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है बेसिकली कि जो ब्रिटेन था, है ना, जो ब्रिटेन था वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो जनसंख्या थी वो हमें बढ़ती हुई दिख जाती है।
अब बढ़ती हुई जनसंख्या है दोस्तों, तो आप लोग क्या देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई, तो इस वजह से जो किसान लोग थे ना दोस्तों, जो 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 सरकार थी ना, वो क्या करती है दोस्तों, जो सरकार थी, जो ब्रिटेन के अंदर उस समय देश को चला रही थी, जो राजा थे या फिर जो वहाँ की सरकार थी, वो अपनी जनता का पेट भरने के लिए क्या करती है दोस्तों, दूसरे देशों से, दूसरे देश जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका हुआ, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन दूर दूर के देशों से क्या करती है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो अनाज था, है ना, उनको क्या करती है दोस्तों, लाना शुरू कर देती है, उनको अपने देश में लाना शुरू कर देती है। जनसंख्या ब्रिटेन में बढ़ चुकी थी, बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से अनाज ब्रिटेन में पहुंच रहा था। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन के जो अपने किसान थे, ब्रिटेन के जो अपने किसान थे ना, वो इस बात से खुश नहीं थे। वो क्यों खुश नहीं थे? इन किसानों को लग रहा था कि भाई हमारे पास अच्छा मौका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है और हम बाहर से अनाज क्यों मंगा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि ब्रिटेन के जितने भी किसान थे ना, वो अपनी सरकार पर क्या करते हैं दोस्तों, दबाव बनाते हैं। ब्रिटेन में जितने भी किसान थे, वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि भाई एक कानून बनाओ, और इस कानून को क्या नाम दिया जाता है, इसी कानून को नाम दिया जाता है मक्कॉन लॉ या फिर मक्के का कानून। इसके तहत यह कहा जाता है कि जो ब्रिटेन की सरकार होगी, वो बाहर से जो अनाज मंगा रही है, बाहर से जो मक्का मंगा रही है, उसको नहीं मंगाएगी। और ये किसान क्या करते हैं दोस्तों, फिर किसान इस मौके का फायदा उठा लेते हैं ब्रिटेन के अंदर, और ये किसान क्या करते हैं दोस्तों, ये किसान महंगा अनाज बेचना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जो ब्रिटेन के किसान थे ना, उस समय महंगा अनाज बेचना शुरू करते हैं। देखिए कितनी चालाकी चली गई, है ना। तो पूरे यूरोप के अंदर जनसंख्या बढ़ चुकी थी, ब्रिटेन में भी जनसंख्या बढ़ चुकी थी। ब्रिटेन के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या का पेट भरने के लिए वहां की सरकार कहती है चलिए जनसंख्या बढ़ गई है, हम अमेरिका से अनाज मंगा लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से अनाज मंगा लेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि यहां पर जो ब्रिटेन के किसान थे ना, वो कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, हम अपने देश में खुद अनाज उगा लेंगे, आप एक कानून बनाइए। और वो सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, सरकार उनके प्रेशर में आ जाती है और उसके बाद एक कानून बना देती है कि हम दूसरे देशों से अब कोई भी सामान अनाज नहीं आएगा। उसके बाद ये जो ब्रिटेन के किसान थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अब अपने हिसाब से देश के अंदर अनाज को महंगा बेचना शुरू कर देते हैं। इससे आप देखते हैं कि देश में क्या हो जाता है दोस्तों, इससे देश के अंदर हमें क्या दिखता है, इससे ब्रिटेन के अंदर क्या बनता हुआ हमें दिखता है, इससे ब्रिटेन में हमें भूखमरी बनती हुई दिखती है। जो लोग थे वो बड़े तौर पर हमें भूखे मरते हुए दिखते हैं ब्रिटेन के अंतर्गत, है ना। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन था ना, उसमें किसान तो ये कर रहे थे, और ब्रिटेन में आपको क्या दिखता है दोस्तों, एक और ग्रुप दिखता है जो उद्योगपतियों का था। उद्योगपति मतलब जिनके फैक्ट्रियां हुआ करती थी। तो ये जितने भी उद्योगपति थे ना, इनकी नजर पड़ती है कि भाई ये तो किसान गलत कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े किसान थे, इन्होंने ये जो कानून बनाया था, मक्का का कानून, सरकार पर प्रेशर बनाकर, इससे तो लोगों का भला थोड़ी हो रहा है, इससे तो लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर आप देखते हैं कि जितने भी उद्योगपति थे ना, ये अब सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाते हैं कि भाई ये तुमने जो कानून बनाया है ना, मक्के का कानून, ये क्या है, ये पूरे तौर पर गलत है, और इस मक्के के कानून को क्या किया जाए दोस्तों, समाप्त किया जाए। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि तो इस तरीके से उद्योगपतियों के कहने पर आप देखते हैं कि जो मक्का का कानून था वो समाप्त होता है, और मक्के के कानून के समाप्त होने के बाद दोबारा से अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन देशों से अनाज ब्रिटेन आने लग जाता है। और ब्रिटेन में अनाज आने के बाद आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो महंगा अनाज बेचा जा रहा था, वो हमें सस्ता होता हुआ दिखता है। तो ये मक्का कानून था, और मक्के कानून से क्या चीजें हुई उसको हमने यहां पर आपके सामने रखा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों हमें अनाज आता हुआ दिखता है कि जब कॉर्न लॉ को, ये जो मक्का का कानून था, इसको समाप्त किया जाता है, तो जो बाहर से आने वाला सस्ता अनाज था ना, वो ब्रिटेन में क्या करने लग जाता है दोस्तों, आने दिया जाता है। आयात का मतलब होता है कि वो आने लगता है। अब इससे होता क्या है दोस्तों कि जो ब्रिटेन में उपजा हुआ अनाज था ना, वो आप देखते हैं कि दोस्तों उसको शुरुआत में महंगा बेचा जा रहा था, लेकिन जो बाहर से आ रहा था अनाज, वो बहुत अच्छी मात्रा में था, है ना। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन के जो किसान लोग थे ना, जिन्होंने शुरुआत में चालाकी चली थी, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रिटेन के किसान लोग थे, ये बहुत चालाक थे। इन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाकर अपने फायदे के लिए कॉर्न लॉ बनवा लिया। अब जब सरकार ने उद्योगपतियों के समझाने पर इस मक्के के कानून को समाप्त किया, तो उसके बाद देश में आप देखते हैं कि दूसरे देशों से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से अनाज आने लगा। अब दूसरे देशों से भी अनाज आ रहा है, और खुद के देश में भी ये किसान अनाज पैदा कर रहे थे, तो अनाज बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो मक्का था, या फिर आप देखते हैं कि जो और अनाज के हमारे रूप थे, वो बहुत ज्यादा देश के अंतर्गत होते हुए दिखते हैं। और इस वजह से आप देखते हैं कि इस वजह से जो ये किसान लोग थे, है ना, इनका आप देखते हैं कि जो किसान लोग थे, इन्होंने बहुत ज्यादा पैदावार कर दी थी। इन किसानों ने बहुत सामान या फिर बहुत अनाज पैदा कर दिया था, और इसी बहुत ज़्यादा अनाज के पैदा हो जाने की वजह से आप लोग देखते हैं कि अब इन किसानों के सामान को कोई खरीदने वाला होता ही नहीं है। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो किसान थे, ये बेरोजगार हो जाते हैं, इनको काम धंधा, इनका कोई सामान खरीदता ही नहीं है। और ये किसान एक समय तक जो बहुत फायदा उठा रहे थे इस मक्के के कानून से, आप देखते हैं कि ये फिर शहरों की तरफ मजदूर बनने के लिए तत्पर होते हैं, है ना। समझे आपने? जी हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि भैया जब दूसरे देशों का सामान देश में आ जाता है ब्रिटेन के अंतर्गत, उसके बाद बहुत सारा अनाज हो जाता है। यहाँ के किसानों ने जो अनाज बनाया था, अब उसको कोई लेने को
को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी महंगा ही बेच रहे थे। सस्ता वाला जो बाहर का था उसको लोग ले रहे थे, अब इनका कोई ले नहीं रहा था, तो इनकी जितनी भी जमीन जायदाद थी इनको बेचने पड़ गए, क्योंकि उनको नुकसान हुआ। और इसके बाद आप देखते हैं कि ये लोग बेरोजगार हो गए। तो ये था मक्का कानून, और उसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है वो हमने यहां पर आप सभी के सामने दोस्तों रखा है ना। कुछ इस तरीके से हमने देखा कि अब जो मक्का कानून था, इसके बनने की वजह से जो दाम थे ब्रिटेन के अंदर हमें कम होते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया हुआ या फिर आप देखते हैं कि अमेरिका और रूस हुआ, इन देशों से जो अनाज था वो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ब्रिटेन पहुंच जाता है, और बड़े स्तर पर जो लोग थे उनका पेट आप देखते हैं कि इससे भरना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो मक्का कानून था, जब इसको आप देखते हैं कि हटाया जाता है, तो ब्रिटेन में आप देखते हैं कि दोस्तों देश के अंतर्गत, ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड जो था, इस पूरे देश के अंतर्गत अब सब तक अनाज पहुंचाना है। इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, देश के अंदर आप देखते हैं कि रेलवे लाइन बिछाई जाती है ब्रिटेन में, क्योंकि अब अनाज तो आने लगा है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और लोग भूखे हैं, सब तक अनाज पहुंचाना है। तो उस समय क्या किया जाता है, देश में रेलवे लाइन को बिछाया जाता है ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। और इस रेलवे लाइन का उद्देश्य यह है कि हम देश के अंतर्गत अंदर तक पूरे देश में क्या करेंगे, अनाज को पहुंचाएंगे। तो बंदरगाह जो थे, जो हमारे बंदरगाह हैं जहां पर पानी के जहाज थे जो अनाज को लेकर आ गए थे अमेरिका से, जो आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया से, अब इन पानी के जहाजों से अनाज को उतारा जाता, रेल की गाड़ियों में डाला जाता, और उसके बाद फिर देश के अंदर आप देखते हैं कि हर व्यक्ति तक इस अनाज को पहुंचाया जाता। और इसके तहत आप देख रहे थे कि लोगों के अंदर जो लोगों की भूख थी उसको आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके से समाप्त किया जा रहा था। ठीक, तो ये था पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कॉर्न लॉ। अच्छा, इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये जो मक्का कानून आता है ना दोस्तों, इसके साथ हमें एक और चीज होती हुई दिखती है। वो क्या है, हम देखते हैं कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मजदूरों की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, क्योंकि यूरोप में जनसंख्या बढ़ चुकी थी। और उसी के साथ हम देखते हैं कि यूरोप का जो सबसे ताकतवर देश रहा था ब्रिटेन, यहां पर तो बड़े स्तर पर अनाज की मांग हो रही थी। और इनका अनाज कौन पैदा कर रहा था दोस्तों, हम देखते हैं कि या तो अमेरिका पैदा कर रहा था, या फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बड़ी मात्रा में आप लोग देखते हैं कि यहां पर अनाज पैदा हो रहा था, लेकिन जितना अनाज ये लोग पैदा कर रहे थे वो उतना उसकी मांग बढ़ती ही जा रही थी। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो मजदूर थे ना, आप देखते हैं कि इनकी कमी होने लग जाती है कि भैया और मजदूर चाहिए। और इन मजदूरों के लिए क्या होता है दोस्तों, फिर आप देखते हैं कि जो मजदूर थे ना, ये कहां से आते हैं, ये यूरोप से ही भेजे जाते हैं। यूरोप से ही जो गरीब लोग थे उनको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भेजा जाता है कि जाओ वहां पर काम करो। और फिर आप देखते हैं कि बड़ी मात्रा में जो यूरोप से है ना, यूरोप की जो गरीब जनता थी उनको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भेजा जाता है। ये वहां पर मजदूरी करते हैं, अनाज को उगाते हैं, और उसके बाद जो अनाज पैदा होता है फिर वो आप देखते हैं कि यूरोप पहुंचता है। और कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि इस कालखंड में लगभग दुनिया के 15 करोड़ लोग जो थे ना दोस्तों पलायन करते हैं। ये जो समय अवधि है ना, सन 1815 से सन 1914 के आसपास की, इस समय अवधि में आप देखते हैं कि दुनिया के लगभग 15 करोड़ लोग आपको अमेरिका बसते हुए दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया बसते हुए दिखते हैं, यूरोप के, इसलिए क्योंकि वहां पर इनको आप देख रहे हैं कि मजदूरी की जरूरत है, मजदूरों की आवश्यकता है। चलिए, यहां तक के बिंदु हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके का हम देखते हैं कि हमें प्रभाव होता हुआ दिखता है कॉर्न लॉ के हो जाने से। अभी दोस्तों ये जो कॉर्न लॉ था, इसके साथ साथ एक और चीज भी हमें होती हुई दिख जाती है। वो क्या है, हम ये होते हुए दिखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि जो इस मक्के के कानून को हटाने के बाद जो मजदूर थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, श्रम का आदान प्रदान होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी हाँ, पहले हम देखते हैं कि शुरुआती समय में जब हमने क्लास के चैप्टर को स्टार्ट किया था कि शुरुआती समय में सिर्फ चीज़ों को ही खरीदा जा रहा था, लेकिन जब ये समय अवधि शुरू हुई सन 1814 से 1915 तक का ये जो हमारा समय रहा, इस समय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सामान तो खरीदा ही जा रहा था, उसी के साथ साथ मजदूरों को भी। जैसे यूरोप में खाने की जरूरत थी तो यूरोप के गरीब लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, हमारे यहाँ से मजदूरों को ले जाओ। तो श्रम का भी आप देखते हैं कि बंटवारा हो रहा था, और पूंजी भी आप देखते हैं, पूंजी मतलब पैसा भी एक दूसरे के साथ ये देश शेयर कर रहे थे और अपने आप को क्या कर रहे थे दोस्तों, बेहतर बनाने की कोशिश हमें करते हुए दिख रहे थे। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कालखंड रहा है, ये जो पूरा का पूरा समय रहा है सन 1815 से 1914 तक का ये जो समय रहा है दोस्तों, इस कालखंड में हमें कुछ और भी चीजें होती हुई दिखती हैं। क्या चीजें होती हुई दिखती हैं, ये जो पूरा का पूरा समय था ना दोस्तों, आप देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि इंटरनेट है, आज के समय में 4G है, 5G है, आज के समय में हमें डिजिटल वॉच दिखती है, आज के समय में हम घर बैठे बैठे यूट्यूब पर अपनी क्लासेस कर पा रहे हैं। कोई बच्चा बिहार में बैठा है, कोई बच्चा यूपी में बैठा है, कोई बच्चा हरियाणा में बैठा है, कोई बच्चा आप देखते हैं कि किसी और राज्य में बैठा है, टीचर कहीं और बैठा है, और आप लोग सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से
तो हुआ। आप देखते हैं कि सन 1815 से 1914 के बीच में भी बहुत सारी तकनीक या फिर टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है। और उस समय में हम देखते हैं दोस्तों कि रेलवे लाइन का बिछना बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। पानी के बड़े बड़े जहाज़ों का बनना आप देखते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव था। और आप देखते हैं कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, टेलीग्राम, है ना। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए टेलीग्राम का आविष्कार होता है। भारी भारी सामान पहुंचाने के लिए पानी के जहाज़ों का प्रयोग होता है। और देश के अंतर्गत दूर तक सामान को भेजने के लिए हम देखते हैं कि रेलवे लाइन का आविष्कार होता है। तो इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो बिजनेस हो रहा था वो बड़े स्तर पर हमें बदलाव होता हुआ दिखता है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों हमें होता हुआ दिखता है, वो दिखता है मीट का व्यापार। अब ये मीट का व्यापार क्या है दोस्तों, उसको हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे, है ना। अब ये मीट का व्यापार क्या है, चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको आप सभी के सामने यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष नहीं रहे। तो दोस्तों ये है हमारे विश्व का मानचित्र। अच्छा, इस विश्व के मानचित्र में हम ये देख चुके हैं कि भैया अमेरिका, आप देखते हैं कि यूरोप के लोगों ने ही यहाँ पर आकर अमेरिका को बसा दिया था, है ना। ये लोग यहाँ पर आकर बस गए थे। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, है ना, आप एक चीज को ध्यान से देखिएगा कि सन 1814 से 1815 से, है ना, सन 1815 से सन 1914 के ये जो कालखंड हमें दिया गया है, इन समय अवधि में हम देखते हैं कि तकनीक भी विकसित हो रही थी, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही थी। और इन तकनीकों की वजह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया का जो व्यापार था या फिर जो बिजनेस था वो हमें बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये जो यूरोप का इलाका है ना, ये जो पूरा का पूरा आप यूरोप का इलाका देख रहे हैं, ये आप देखते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही ठंडा इलाका है। यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है, साल के 8 महीने आपको यहाँ पर ठंड और बर्फबारी होते हुए दिखती है। बहुत बड़ी मात्रा में ठंड यहाँ पर होती है। दुनिया का सबसे ठंडे इलाकों में से क्षेत्र है ये यूरोप का इलाका। अब आप देखते हैं दोस्तों, जो यूरोप का इलाका है ना, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब ठंड की वजह से जो अधिकतर लोग हैं वो अपने आप को, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करते हैं, मांस को खाते हैं। गोश्त जो होता है, मांस जो होता है, उसका सेवन करते हैं। अब होता क्या है कि यूरोप में ना खुद इतने जानवर थे नहीं, है ना, यहाँ पर इतने जानवर थे नहीं। तो ये दूसरे देश से क्या कर रहे थे, अपने यहाँ पर जानवरों को मंगाते थे। कहाँ से, अमेरिका से ही आ रहा था। अनाज भी आता था यहीं से। और आप देखते हैं दोस्तों, जो जानवर थे ना, वो भी आप देखते हैं कि अमेरिका से जानवर पहुंचाया जाते थे कहाँ पर, यूरोप में, है ना। तो बड़े बड़े पानी के जहाज होते थे, ध्यान से देखिएगा, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े पानी के जहाज हुआ करते थे। और उन बड़े बड़े पानी के जहाजों में क्या किया जाता था, इन जानवरों को डाला जाता था। ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग इस बिंदु को देखते हैं, है ना जी। हम क्या देखते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े पानी के जहाज हुआ करते थे और इन पानी के जहाजों में जानवरों को डाला जाता था। और फिर ये जो जानवर थे, आप क्या देखते हैं दोस्तों, फिर ये जो जानवर थे ये अमेरिका से चलते थे। ये जो जानवर थे आप देखते हैं दोस्तों कि इनको अमेरिका से पानी के जहाज़ों में बिठा दिया जाता था। और ये जो जानवर थे फिर बहुत लंबी समुद्री यात्रा कर कर कहाँ पहुँचते थे, यूरोप में पहुँचा करते थे। और फिर यूरोप में क्या किया जाता था, इन जानवरों को काट कर लोग इनका सेवन किया करते थे। तो कुछ इस तरीके से होता था, है ना। तो मांस जो था दोस्तों, ये जो मांस का व्यापार था ना, ये आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि प्रभावित हो जाता है। अच्छा, जब अमेरिका से जानवरों को भेजा जाता था पानी के जहाज में, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां थी। कि सबसे पहली परेशानी थी कि जो ये यात्रा थी ना, ये बहुत लंबी थी और इस यात्रा में अधिकतर जो जानवर थे वो मर जाते थे। उसी के साथ साथ बहुत से जानवर इस यात्रा में बीमार हो जाते थे या फिर उनका वजन आप देखते हैं कि गिर जाता था, वो खाने लायक नहीं होते थे। इसी वजह से आप देखते हैं कि जितनी मांग थी ना, उतनी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी, है ना। अमेरिका से जब जानवर चलते थे इन बड़े बड़े पानी के जहाज़ों में और जब वो यूरोप पहुंच रहे थे, तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, जिंदा इनको डाल दिया जाता था, फिर यूरोप में लाकर इनको काटते थे। लेकिन आप क्या देखते हैं कि या तो बीमार हो जाते, है ना, और या फिर ये मर जाते। तो इससे यूरोप में कम ही जानवर पहुंच पा रहे थे और जितनी मांग थी उतनी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। और इसी स्थिति में क्या किया जाता है दोस्तों, इसी स्थिति में एक तरीके से ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कि जो जितने भी जानवर हैं इनको क्या किया जाए, इनका सही से सही उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि एक तकनीक का आविष्कार हो जाता है और इस तकनीक की वजह से ही आप देखते हैं कि जो व्यापार था वो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि प्रभावित होता है। कौन सी तकनीक का आविष्कार होता है, आप देखते हैं दोस्तों कि रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी। वो जो फ्रिज आपके घर में है ना, उसी तरीके का आप देखते हैं कि एक प्रोसेस, कि बड़े बड़े जो पानी के जहाज़ हैं इन्हीं में हम लोग एक रेफ्रिजरेटर बना देंगे। एक बड़ा सा कमरा होगा जो ठंडा होगा, जिसमें मांस को रखा जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो जाता है। और जब ये आविष्कार हो जाता है तो इसके बाद आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कि जब ये आविष्कार हो जाता है तो इसके बाद क्या किया जाता है कि जो जानवर थे ना, वो अमेरिका में ही क्या कर दिए जाते हैं दोस्तों, काट दिए जाते हैं। अमेरिका में ही जानवरों को काट दिया जाता है।
और ये जो फिर अमेरिका में काट दिए जाते हैं जानवर, फिर इनको क्या किया जाता है, इन रेफ्रिजरेटर में जमा कर दिया जाता था। और उसके बाद आप देखते हैं कि सीधा ये जो मांस था ना, ये आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो सीधा मांस था ये यूरोप में पहुंचता था, है ना। पहले जिंदा जानवर पहुंच रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि इस तकनीक के आविष्कार हो जाने की वजह से अब सीधा मांस जो था वो यूरोप में पहुंच रहा था। और इसी वजह से आप क्या देखते हैं कि शुरुआत में क्योंकि जितनी मांग थी उतना मांस नहीं पहुंच रहा था, तो महंगाई हो गई थी, अमीर लोग ही सिर्फ इसका सेवन कर पा रहे थे। लेकिन जब आप देखते हैं कि मांस बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचा, बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा, तो जो मांस था वो आप देखते हैं कि यूरोप में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच गया। और इस वजह से जो गरीब आदमी था वो भी क्या कर पाया दोस्तों, आप देखते हैं कि मीट का सेवन कर पाया और अपने जीवन को सुरक्षित रख पाया। तो इस मीट का जो व्यापार था आप देखते हैं कि दोस्तों ये प्रभावित होता हुआ दिखता है किससे, हमें टेक्नोलॉजी से। तो तकनीक जो थी वो दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि व्यापार को प्रभावित कर रहे थे। जो लोग थे, गरीब जनता, वो अपना पेट क्या थी दोस्तों आसानी के साथ भर पा रही थी। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो यूरोप के लोग थे वो गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सब तक आप देखते हैं कि अनाज की उपस्थिति हो पा रही थी। हाँ, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने डिस्कस करते हैं। वो क्या है, यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे 19वीं सदी के अंतर्गत क्या क्या और हमें बदलाव होते हुए दिखते हैं। और यहां पर हम लोग उपनिवेशवाद के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने ये देखा कि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अमेरिका को क्या कर लिया, कहीं ना कहीं जाकर बसा दिया, अमेरिका के अंतर्गत जाकर वो बस जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो यूरोप के लोग थे ना दोस्तों, आप ये देख पाते हैं कि जो ये यूरोप के लोग थे इनके अंतर्गत दोस्तों आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये चाहत थी, ये अपने व्यापार को फैलाना चाह रहे थे, है ना। यूरोप के लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाह रहे थे। तो यूरोप से कुछ नीचे ही, है ना, आपको क्या दिखता है दोस्तों, अफ्रीका दिखता है। चलिए आपको दुनिया के मानचित्र को दिखाते हैं ताकि आपके समक्ष कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक, चलिए तो अगर आप लोग दुनिया के मानचित्र को देखते हैं, ये ऊपर वाला क्षेत्र यूरोप है और इससे कुछ ही नीचे ये जो है दोस्तों, इस पूरे इलाके को हम लोग अफ्रीका कहते हैं। अब यूरोप के लोगों ने अमेरिका पर तो अपना आधिपत्य बना लिया था, कब्जा कर लिया था, इनकी नजर अब अफ्रीका पर भी पड़ती है। अफ्रीका भी दुनिया का एक ऐसा भूभाग था जो बहुत ही समृद्ध था, यहाँ पर भी बहुत अच्छे खजाने थे, यहाँ पर भी बहुत अच्छे आप देखते हैं कि संसाधन थे। और ये जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे ये क्या करते हैं, आपको दिखता है दोस्तों कि ये अफ्रीका की तरफ आना शुरू करते हैं, है ना। आप देखते हैं कि अफ्रीका को ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने कब्जे में करना शुरू करते हैं। और अफ्रीका को क्या कर दिया जाता है, यूरोप के जो पावरफुल देश थे वो सभी देश मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, अपने कब्जे में करना चाहते हैं, है ना। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि यूरोप के देशों की नजर अफ्रीका के ऊपर हुआ करती थी और ये अफ्रीका के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। कौन कौन से देश थे इनको एक बार हम लोग देखते हैं जो गुलाम बनाना चाह रहे थे, है ना। आप देखते हैं दोस्तों ब्रिटेन हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये जो बड़े देश थे यूरोप के, इनकी नज़र थी अफ्रीका को अपना गुलाम बनाने के लिए। और ये सभी देश क्या करते हैं दोस्तों, अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। फिर इनको समझ में आया कि हम झगड़ क्यों रहे हैं, क्यों ना हम लोग मीटिंग करें। ये लोग एक मीटिंग करते हैं, कहाँ पर दोस्तों, ये लोग एक मीटिंग करते हैं 1885 में, 1885 में। आप देखते हैं कि जो जर्मनी की राजधानी है ना बर्लिन, वहां पर ये मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये तय हो जाता है कि भाई कुछ हिस्सा ना, ऊपर वाला हिस्सा ब्रिटेन रख लेगा, है ना, जर्मनी को वेस्ट वाला हिस्सा दे देंगे, दक्षिण वाला हिस्सा फ्रांस रख लेगा। तो कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है दोस्तों, ये देश आपस में ही आप देखते हैं कि अफ्रीका को गुलाम बना लेते हैं और अफ्रीका पर अपना आधिपत्य करने की कोशिश करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, अफ्रीका के लोग आप देखते हैं कि दोस्तों उनको गुलाम बना लिया गया, है ना। उन पर आप देखते हैं कि उनको गुलामों की तरह रखा गया, उनको बेड़ियां बांधकर बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ये जो अफ्रीका के लोग आपको गुलाम बनते हुए दिखे, आखिर ये गुलाम कैसे बने, इनको गुलाम बनाने की क्या वजह रही, किस वजह से अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया गया, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि एक बीमारी हमें अफ्रीका के अंतर्गत आती हुई दिखती है जिसे रिंडर पेस्ट कहा जाता है। ये जो रिंडर पेस्ट बीमारी है ना, अच्छा आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जानवर है या फिर जो मवेशी हैं वो कहां पर हैं, वो हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। और जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जानवर थे वो अफ्रीका में ही हुआ करते थे। भाई एक बीमारी होती है दोस्तों जिसका नाम था रिंडर पेस्ट। ये जो बीमारी थी ना, रिंडर पेस्ट बीमारी, ये सिर्फ जानवरों में ही हुआ करती थी। ये बीमारी आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस बीमारी के अफ्रीका में आ जाने की वजह से ही जो अफ्रीका के लोग थे ना वो गुलाम बन जाते हैं। इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके जानवर को ये बीमारी हो जाती है तो आप देखते हैं कि उसकी आंखों में जलन होती रहती है, वो जो भी खाते हैं वो बाहर निकल जाता है ना। आप देखते हैं लिक्विड की फॉर्म में, दस्त की फॉर्म में। और आप देखते हैं कि उनका जो गला होता है जानवरों का, उसमें आप देखते हैं कि सूजन रहती है ना। तो ये खतरनाक बीमारी के लक्षण होते हैं और इस बीमारी में अगर कोई जानवर आ जाता है तो उसका आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही इलाज था और वो क्या था दोस्तों, कि उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो जान ले जाने वाली ये बीमारी थी जो रिंडर पेस्ट बीमारी थी, जो हमें अफ्रीका में आती हुई दिखी थी, है ना। और आप देखते हैं कि यूरोप के जो देश थे ना ये कोशिश कर रहे थे कि भैया किसी भी तरीके से हमें अफ्रीका पर अपना कब्जा करना है। लेकिन अफ्रीका के लोग क्या करते थे दोस्तों, उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे, है ना। अफ्रीका
के लोग डरते नहीं थे, क्योंकि वो उनके लिए काम करने को तैयार नहीं थे। ये जो ब्रिटेन हुआ, यूरोप के जो देश हुए, इन्होंने अफ्रीका पर कब्जा करने की कोशिश की और ये चाह रहे थे कि अफ्रीका के जो लोग हैं ना वो हमारे लिए काम करें, हमारे लिए काम करें, हमारे चाय के बागानों में, कॉफी के बागानों में काम करें। लेकिन अफ्रीका के लोग करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपने जानवर थे, वो अपने जानवरों के साथ जीते थे, आराम से जंगलों में रहते थे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं था इन बाहर के लोगों के आ जाने से अपने देश में। अब होता क्या है दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि इनको मजदूरों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इनको, यूरोप के देशों को, और यहाँ के लोग मजदूरी करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन बहुत आसान था। वो क्या कर रहे थे दोस्तों, वो अपने जानवरों के साथ खुश थे और वो किसी और के लिए काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन आप क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो यूरोप के लोग थे ना, ये पूरे तौर पर कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हम इस देश पर कब्जा कर सकें और यहाँ का फायदा उठा सकें। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, अफ्रीका के लोगों को कहीं ना कहीं तरीके से आप देखते हैं कि प्रभावित करना शुरू किया, और इन लोगों ने उनको जबरदस्ती क्या कर लिया दोस्तों, उनसे कहा करते थे कि तुम हमारे चाय के बागानों में काम करो या फिर हमारे लिए खुदाई करो, और ये जो बड़ी बड़ी खदानें हैं ना, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। लेकिन आप देखते हैं कि जो अफ्रीका के लोग थे वो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि जो भी ऑर्डर उनको दिए जा रहे थे यूरोपीय देशों के द्वारा, उन ऑर्डरों को पूरे तौर पर नकार रहे थे, क्योंकि उनका जीवन साधारण था, वो जानवरों के साथ खुश थे, तो उनको किसी और के लिए काम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अब होता क्या है दोस्तों कि अफ्रीकी लोगों का जीवन अच्छे तरीके से चल रहा था। यूरोप के लोग कोशिश में लगे हुए थे कि बस कैसे करके इन अफ्रीकी लोगों को अपना मजदूर बनाएं और यहाँ की खदानों से सोना को चांदी को निकालें, यहाँ पर चाय को उगाएं, यहाँ पर कॉफी को उगाएं, अपना फायदा करें। वो इस तरीके की कोशिश आप देखते हैं कि करने की कोशिश कर रहे थे। अब होता क्या है दोस्तों कि बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि एक बीमारी हमें आती हुई दिख जाती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग रिंडरपेस्ट बीमारी के नाम से पुकार रहे हैं। अभी जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी, आप देखते हैं कि इसकी शुरुआत सन 1880 के दशक में आप देखते हैं कि अफ्रीका से होती है। बेसिकली ये जो बीमारी थी ना दोस्तों, आप देखते हैं कि ये बीमारी, आप देखते हैं कि इटली के कुछ सैनिक थे, और ये इटली के सैनिक क्या करते हैं दोस्तों, इटली के कुछ सैनिक, इनके जो जानवर थे ना, इटली के कुछ जानवर एशिया में थे, ध्यान से सुनिएगा, एशिया से कुछ जानवरों को आप देखते हैं कि इटली के सैनिक अफ्रीका लेकर पहुंचते हैं। और ये जो इटली के सैनिक जिन जानवरों को लेकर अफ्रीका में पहुंचते हैं ना, इन जानवरों के अंदर आप देखते हैं कि बीमारी थी रिंडरपेस्ट। लेकिन एशिया के जानवर इस बीमारी से लड़ने में सक्षम थे, उनको इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप देखते हैं कि जब ये बीमारी से ग्रसित जो जानवर थे, ये पहुंच जाते हैं अफ्रीका में, और अफ्रीका के जानवरों के साथ जब इनको रखा जाता है, तो आप देखते हैं कि ये बीमारी बड़े लेवल पर अफ्रीका में फैल जाती है, और अफ्रीका के जो जानवर होते हैं ना दोस्तों, आप देखते हैं कि वो उस बीमारी की चपेट में आपको आते हुए दिख जाते हैं। अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर 90% जानवर हमें देखने को मिलते हैं। तो रिंडरपेस्ट बीमारी के आप देखते हैं दोस्तों, ये जो बीमारी थी ना, वो अफ्रीका में आग की तरीके से फैलती हुई दिखती है। बड़े तौर पर आप देखते हैं कि 1880 में ये बीमारी शुरू होती है, और आप देखते हैं दोस्तों, है ना, 1892 तक आते आते बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अफ्रीका के लगभग 90% जो जानवर थे वो इसके अंदर समाप्त हो जाते हैं। अब अफ्रीका के जो मवेशी थे, जानवर थे, इसमें समाप्त हो जाते हैं, और अब अफ्रीका के लोगों के लिए अपनी रोजी रोटी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो उनके जानवर थे, वो इन जानवरों को काट कर मांस निकाल लेते थे, जीवित थे, इनसे दूध की प्राप्ति कर रहे थे, है ना। लेकिन जब अफ्रीका के लोगों के जानवर ही समाप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए अपने जीवन को क्या होता है दोस्तों, चलाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए फिर ना चाहते हुए भी उनको क्या करना पड़ता है, उनको ना चाहते हुए भी आप देखते हैं कि जो यूरोप के लोगों ने बाग बनाए थे, खदानें बनाई थी, उनमें मजदूरी करनी पड़ जाती है। उनके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि अगर जीवन चलाना है, जानवर तो थे नहीं, समाप्त हो गए थे। अब आप देखते हैं कि जानवर ना होने के बाद आप देखते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है दोस्तों, यूरोप के देशों के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, और ये यूरोप के देश क्या कर लेते हैं दोस्तों, उनको अपना कर्मचारी नहीं बनाते, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, उनको कोई पैसा वैसा नहीं देते, बस उनसे काम कराते रहते हैं, और उनको आप देखते हैं कि उनको उस पूरे देश को गुलाम बना लिया जाता है। पूरे अफ्रीका जो गुलाम बना था दोस्तों, आप देखते हैं कैसे बन गया, इसी बीमारी की वजह से बन गया, कि वरना तो अफ्रीका के लोग इनके लिए काम करने को तैयार ही नहीं थे, इनको विवश होना पड़ा। लेकिन आप देखते हैं कि जब इनको काम पे रखा गया तो इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया, और इसी के साथ साथ जो पूरा का पूरा आप देखते हैं कि जो अफ्रीका था वो इस रिंडरपेस्ट बीमारी की वजह से गुलाम बन जाता है। चलिए दोस्तों, यहां तक के बिंदुओं में हमने अच्छे तरीके से चीजों को समझा है। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और यहां पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने प्यारे भारत के अंतर्गत, भारत के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। भारत के अंतर्गत किस तरीके की चीजें हो रही थी, भारत किस तरीके से आप देखते हैं कि चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा था, भारत की क्या पृष्ठभूमि और भारत की क्या कहानी रही है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत रहा है दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि भारत में भी बंधुआ मजदूरी का पलायन था, है ना। भारत में आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बनाई, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है।
सन 1600 के अंदर आप देखते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है और आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आप देखते हैं कि अपना कब्जा कर लेती है और 1757 तक आप देखते हैं कि ये पूरे भारत के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुकी होती है और भारत के लोगों को अपना गुलाम ये लोग बना चुके होते हैं। और इसी में आप देखते हैं कि बहुत से जो अंग्रेज थे, बहुत से जो अंग्रेज एजेंट थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो भारत के मजदूरों को लालच देते थे कि तुम यहाँ भारत में कैसे रह रहे हो, तुम हमारे लिए काम करो। बहुत से जो अंग्रेज एजेंट थे वो भारत के मजदूरों को क्या कर रहे थे दोस्तों, लालच देते थे, उनको अच्छे अच्छे वादे करते थे, उनसे कहते थे कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें देश के बाहर लेके जाएंगे, तुम्हें अच्छा घर देंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम्हें अच्छा घर हो जाएगा, तुम्हारे अच्छा पैसा मिलेगा। तो भारत के बहुत से मजदूरों को आप देखते हैं कि ये जो एजेंट थे अंग्रेज, उनको क्या करते थे, आप देखते हैं कि बिहार से हमारे मजदूर हुए, यूपी से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से जो गरीब मजदूर थे उनसे वादे किए जाते और उनको फिर देश के बाहर ले जाया जाता था। कहाँ लेके जाया जाता था, मॉरिशस करके एक क्षेत्र है, उसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों फिजी कर एक देश है, उसी के साथ आप देखते हैं कि कैरेबियन आइलैंड है ना, जहाँ वेस्ट इंडीज है, वहां पर इन देशों में इनको ले जाया जाता था और वहां पर इनसे मजदूरी कराई जाती थी। अच्छा, इनसे जो वादे किए जाते थे ना, आप देखते हैं कि दोस्तों इनसे वादा किया गया कि आपको अच्छा घर मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जब ये वहां पर गए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता, बहुत गलत तरीके से इनको रखा जाता। अब ये वहां से वापस आना चाहें तो वो आने भी नहीं देते थे, क्योंकि इनसे एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये ना चाहते हुए भी उस काम को उनको करना पड़ता था, है ना। और उनको क्या कर दिया गया था दोस्तों, एक तरीके से आधुनिक समय का गुलाम बना लिया गया था, है ना। इनको भी आप देखते हैं कि भारत के जो हमारे मजदूर थे, इनको भी आप लोग देखते हैं कि गुलाम बना लिया गया था। तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा गया था, इनको आधुनिक गुलाम कहा गया था हमारे इन मजदूरों को, या फिर आप देखते हैं कि इनको बंधुआ मजदूर कहा गया था, या फिर आप लोग देखते हैं कि इनको गिर मिटिया मजदूर के नाम से भी पुकारा गया था। तो ये जो हमारे पूरे भारत के मजदूर रहे थे, इनको कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग देशों में ले जाया गया था, है ना। और ये जो एजेंट थे इनसे झूठे वादे करते थे। जब इनको पता चलता था कि भैया जो इनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, ये अगर अपने एजेंट से बात करना चाहें और वापस आना चाहें तो वो बिल्कुल भी वापस आने नहीं देते थे, और इनको कोई कानूनी अधिकार भी नहीं थे। तो ना चाहते हुए भारत के मजदूरों को उनके लिए वहां पर काम करना पड़ता था और इनका जीवन बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि दुखदायी होता था। ये जो भारत के मजदूर थे बड़े समय तक आप देखते हैं कि भारत से बाहर जाते रहे थे, और भारत में आप देखते हैं कि धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। और फिर आप देखते हैं कि दोस्तों साल 1900 के आसपास तक आते आते ये समस्या उठने लगी थी, और भारत के बहुत से जो देश प्रेमी नेता थे, भारत के अंदर जो भारत के बहुत से आज़ादी वाले नेता थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये जो भारत के मजदूरों को बाहर ले जाया जाता है और ज़बरदस्ती इनको बाहर गुलाम बनाकर रखा जाता है, इसको हटाया जाए। अंग्रेजी सरकार पर प्रेशर बना और साल 1921 में आप देखते हैं कि ये जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी ना, ये जो हमारे गुलाम थे जिनको बाहर ले जाया जाता था भारतीयों के मजदूरों को, इनको ये प्रथा समाप्त हुई। अच्छा, ये जो भारत के बहुत से मजदूर रहे थे, ये देखिए दोस्तों, ये उन्हीं मजदूरों में से एक ग्रुप का चित्र है जो भारत के बिहार से संबंधित आपको दिख रहे हैं। तो आप देखते हैं कि जो हमारे ये मजदूर थे इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, और आप देखते थे कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इनको काम करना होता था, है ना। और इनसे कहा जाता था कि तुम अब हमारे वादे में फंस गए हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो बेचारे ये गरीब लोग थे और आप देखते हैं कि देश से बाहर थे, इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, कोई इनके पास अधिकार नहीं था, तो फिर ये वापस भी नहीं आ सकते थे। तो इनको फिर वहीं पर आप देखते हैं कि दोस्तों काम करना पड़ता था। और बहुत से भारत में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हमारा बिहार हुआ, आप देखते हैं कि यूपी का क्षेत्र हुआ, तमिलनाडु का क्षेत्र हुआ, यहाँ से लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाया गया, और वहाँ पर इनसे आप देखते हैं कि बागों में काम करवाया गया, सड़क बनवाई गई, और वहाँ पर जब ये रहे तो फिर ये वापस नहीं आए। फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये लोग वहीं पर बस जाते हैं, जितने भी मजदूर थे ये क्या करते हैं दोस्तों, ये वहीं पर बस जाते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग वहीं पर अपने तरीके से अपने जीवन को गुजारना शुरू करते हैं। ये एक दूसरे के साथ अपने जो अलग अलग धर्म थे उन सभी धर्मों को मिलाकर अपने जीवन को खुशी से मनाते हैं। हिंदू भी थे इसमें मजदूर, मुस्लिम भी थे, पारसी भी थे, है ना। तो आप देखते हैं कि ये सभी जो मजदूर थे, ये सभी मजदूर बेचारे परेशान थे, देश से बाहर थे, इनका कोई रख रखाव करने वाला नहीं था। अब इनको समझ में आ गया तो वापस जाना सही नहीं है, बहुत मुश्किल है वहाँ पहुँचना, यहाँ तो है तो जीवित तो हैं। तो आप देखते हैं कि जो मजदूर थे ये बेचारे क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पर बस जाते हैं और फिर अपनी हंसी खुशी अपना सारा जीवन आप देखते हैं कि ये जो भारत के मजदूर थे इन्हीं इलाकों के अंतर्गत गुजार देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कि जो हमारे भारत के मजदूर थे उनका जीवन किस तरीके से था। क्या भारत में सिर्फ उस समय तक मजदूरी ही चल रही थी? क्या भारत में कोई बड़ा आप देखते हैं कि व्यापारी ग्रुप नहीं था? ऐसा नहीं था। देखिए, भारत के मजदूरों को तो देश के बाहर लेके जाया जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि भारत से कुछ हमारे व्यापारी लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। भारत में आप देखते हैं कि बहुत से जो भारत के व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो अब इंटरनेशनली काम करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक है शिकारी पुरी श्रॉफ है, बड़ा ही प्यारा नाम है दोस्तों।
है ना। शिकारीपुरी श्रॉफ एक व्यापारी थे, उसी के साथ आप देखते हैं कि नोट्टकार चेटियार, ये भी एक आप देखते हैं कि दोस्तों प्रसिद्ध व्यापारी थे। तो ये अपने देश में तो अपने काम को और बिजनेस को बेहतर कर चुके थे, आप देखते हैं कि ये देश के बाहर भी अपने बिजनेस को बनाते हुए दिखते हैं। ये आप देखते हैं कि एशिया की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और इनका सामान आप देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में आपको फैलता हुआ दिखता है ना। तो भारत के मजदूर तो थे ही, लेकिन भारत के व्यापारियों ने भी आप देखते हैं कि उस समय भारत को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में रखा था। मजदूर तो परेशान थे, लेकिन भारत के मजदूर के बाद हम देखते हैं कि जो भारत के व्यापारी थे, ये हमें दिखता है दोस्तों कि ये एक तरीके से बता रहे थे कि भारत में सिर्फ मजदूर नहीं, भारत में बिजनेस भी किया जाता है। अच्छा, भारत के जितने भी व्यापारी लोग थे, इन्होंने अपने देश के अंदर तो अपना काम स्थापित कर ही लिया था, अब ये एशिया की तरफ, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अफ्रीका के देशों की तरफ भी पहुंचना शुरू कर देते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि वहां के अंदरूनी भागों में पहुंचकर सामान को खरीदना शुरू करते हैं, है ना। तो हैदराबाद के बहुत से व्यापारी हुए, ये क्या करते हैं दोस्तों, बिजनेस को करना शुरू कर चुके हैं। और 1860 तक आते आते आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर दुनिया के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह थे, तो उस समय में आप देखते हैं कि जो व्यापार होता था वो पानी के जहाज से ही हो रहा था। तो आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज थे ना, जहां पर आकर रुकते हैं, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने इन बंदरगाहों के पास ही क्या किया था दोस्तों, अपनी बड़ी बड़ी दुकानों को खोल लिया था। जो एम्पोरियम, जैसे मॉल होता है ना, मॉल में एक बहुत बड़ा आप देखते हैं कि घर है मॉल एक तरीके से, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, तो कुछ इस तरीके की ही चीज़ को हम लोग एम्पोरियम कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो एम्पोरियम था, ये भारत के व्यापारियों ने उस समय दुनिया के बड़े बड़े बंदरगाहों पर खोला था, ताकि इन एम्पोरियम में लोग आते थे और अपने सामान को आप देखते हैं कि खरीदा करते थे और बेचा करते थे। ठीक, तो यहाँ तक की स्थिति को दोस्तों हमने क्या किया, आप सभी के सामने रखा और बहुत सरलतम तरीके से हमने चीज़ों को आप सभी के सामने रखा है। कोई भी कंफ्यूजन हमने आपके समक्ष यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने दिया। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भारत था और हमारे प्यारे भारत के व्यापारी लोग थे, ये भारत के बने जो कपड़े हैं ना, वो भी आप देखते हैं कि वो दुनिया के लोगों के द्वारा खरीदे और बेचे जाते थे। और ये जो भारत का कपड़ा था, आप देखते हैं कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में खरीदा जा रहा था। और ब्रिटेन जो था, अंग्रेज जो थे, वो भी क्या कर रहे थे दोस्तों, भारत के अंदर अपना शासन स्थापित कर चुके थे। और वो भारत से क्या कर रहे थे दोस्तों, भारत से जो कपड़ा तैयार होता था उसे दूसरे देशों में क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे या फिर बेच रहे थे। एक चीज़ अंग्रेज़ों ने जो करी थी दोस्तों हमारे देश के लिए, वो बड़ी खतरनाक थी। वो क्या थी, अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि भारत के जो लोग हैं, है ना, भारत के जो व्यापारी हैं या फिर भारत के अंदर जितने भी हमारे किसान हैं, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सामान अंग्रेज़ों को ही बेचेंगे। और अंग्रेज़ क्या कर रहे थे दोस्तों, अंग्रेज़ भारतीयों से सामान सस्ता खरीदते थे। और आप देखते हैं कि भारतीयों से सामान सस्ता खरीदते थे और फिर बाहर दूसरे देशों में उसको महंगा बेच देते थे। एक तरीके से अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। अगर हम मना कर देते कि हम तुम्हें नहीं बेचेंगे तो हमें मारते थे। तो आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक तरीके से भारतीयों को विवश करा था और अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कह दिया था कि तुम्हें हमें सामान सस्ता बेचना होगा। हमसे सस्ता वो सामान खरीद लेते थे, उसके बाद आप देखते हैं कि फिर बाहर महंगा बेचते थे। और भारत में आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर भारत के लोग जो सामान आप देखते हैं कि भारत में आ रहा था, है ना, वो आपको बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि दोस्तों कम होता हुआ दिखता है। और भारत का बिजनेस अंग्रेज़ों के आने से पहले तक जो बहुत मजबूत हुआ करता था, अंग्रेज़ों के शासन करने के बाद आप देखते हैं कि भारत का जो हमारा कपास हुआ, जो रुई में प्रयोग होता है, या फिर जो हमारी अफीम होती है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में खरीदी जाती थी, अंग्रेज़ों ने इन दोनों पर कब्जा कर लिया था। वो अपने हिसाब से दोनों चीज़ों को चला रहे थे और भारत के लोगों को इससे बहुत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि परेशानी हो रही थी। अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि भैया भारत में अगर कोई कच्चा माल होगा तो वो भी हमारे द्वारा बिकेगा, और अगर कोई अनाज जाएगा तो वो भी हम ही बेचेंगे। और इसका आप देखते थे कि अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों से सस्ता ले लेते थे और दूसरे देशों में आप देखते थे कि वो महंगा बेचा करते थे। कुछ इस तरीके से चीज़ें चला करते थे। उसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ भी करनी शुरू कर दी थी। वो क्या, अंग्रेज़ों ने ये करना शुरू कर दिया था जो बहुत ही खतरनाक था। क्या, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने भारत के अंदर भारत के व्यापार को किस तरीके से प्रभावित किया, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भारत के लोग जो भी अपना कच्चा सामान बनाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, या फिर आप देखते हैं कि फैक्ट्री में बनने वाला जो कच्चा माल होता है, ये अंग्रेज़ों को ही बेचना होगा। और अंग्रेज़ क्या करते थे दोस्तों, अंग्रेज़ भारतीयों से सस्ता सामान ये खरीदते थे ज़बरदस्ती, और उसके बाद फिर दूसरे देशों को आप देखते हैं कि महंगा बेचते थे। कुछ इस तरीके से अंग्रेज़ अपना खजाना भर रहे थे। दूसरा तरीका जो अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था दोस्तों, वो ये था, अंग्रेज़ों ने ये कह दिया कि भैया तुम हमें कच्चा माल दोगे। जैसे अगर देखिए कि अंग्रेज़ अगर भारत में कपड़े की बात करें, है ना, तो अंग्रेज़ क्या करते थे दोस्तों, अंग्रेज़ों ने कह दिया कि भारत के अंदर जो कपड़े होंगे ना, वो भारत के लोग नहीं बनाएंगे। अंग्रेज़ क्या करते थे, भारतीयों से आप देखते हैं कि जो कपास होता है, जो कपड़े बनाने के लिए प्रयोग में आता है, वो भारतीयों से सस्ता ले लेते थे। उसके बाद आप देखते हैं कि सस्ते कपास को वो कहाँ ले जाते थे, वो इंग्लैंड में ले जाते थे। और इंग्लैंड के अंदर आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो मशीनें थी ना,
आप देखते हैं कि इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड में जो मशीनें थी उन मशीनों में आप देखते हैं कि उन कपड़ों को बनाते थे। अब ये कपड़े बन गए, उसके बाद आप देखते हैं कि फिर इन कपड़ों को वापस भारत में लाया जाता था और वापस भारत में लाकर इसे और महंगा करके बेचते थे। तो कितने जबरदस्त तरीके से हमें लूट रहे थे। कच्चा माल हमसे खरीदते सस्ता, दूसरे देशों को महंगा बेच देते, अपना फायदा करते। फिर कच्चा माल हमसे खरीदते, उसी कच्चे माल में जैसे आप देखते हैं कि अगर गन्ना, हमें चीनी चाहिए तो गन्ना हमसे ले लेते, गन्ने को ले जाकर मशीनों में डालते, उससे चीनी बन जाती, वो महंगी चीनी लाकर हमारे देश में हमको बेचते। तो दोनों तरीके से अंग्रेज अपना फायदा कर रहे थे। और भारत का जो व्यापार था, अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों, कुछ इस तरकीब के जरिए क्या किया था, पूरे तौर पर नुकसान में डाल दिया था। अंग्रेजों का ही फायदा हो रहा था। ये जो अंग्रेज थे ना दोस्तों, वो अपना ही प्रॉफिट करते जा रहे थे। भारत के जो व्यापार था, चाहे भारत का किसान हुआ, भारत का व्यापारी हुआ, अंग्रेजों की इन किस्मतों की, अंग्रेजों की इस तरकीब की वजह से आप देखते हैं कि दोस्तों बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। तो भारत के लोग आप देखते हैं कि दोस्तों उनसे अलग अलग तरीके से अंग्रेज टैक्स भी ले रहे थे, है ना। अंग्रेज अलग अलग तरीके से टैक्स भी हमें दिखता है कि लेते हुए दिख रहे थे। एक और चीज जो वो कर रहे थे, एक तो कच्चा माल लेते, सस्ता महंगा बेचते, उसके बाद आप देखते हैं कि हमसे कच्चा माल लेते, फिर उसके बाद उस कच्चे माल को तैयार करते और फिर हमें महंगा बेचते। उसी के साथ साथ भारत के लोगों से अलग अलग तरीके से टैक्स भी लेते और इस टैक्स की मदद से भी भारत के लोगों को परेशान करते। तो हर एक तरीके से भारत के लोगों को आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा परेशान किया गया था। और इस कालखंड में हम देखते हैं कि जो भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था दोस्तों, आप देखते हैं कि एक कमजोर देश के तौर पर हमारा भारत बन जाता है, एक कमजोर गुलाम देश हमारा भारत हो जाता है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ताकि एक भी कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष नहीं रहे। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ जो हमारे पिछले बिंदु रहे थे उसमें साल 1815 से आप देखते हैं कि साल 1815 से साल 1914 तक दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, अफ्रीका के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तकनीक के आ जाने से क्या क्या बदलाव हुए वो हमने देखे। अब यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि साल 1914 के बाद क्या बड़ी कहानी हो रही थी, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया साल 1914 के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दुनिया में हमें क्या दिखता है दोस्तों, एक युद्ध होता हुआ दिखता है, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से पुकारते हैं। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें दो ग्रुप हमें दिखते हैं, एक तरफ हमें दिखता है रशिया, एक तरफ हमें दिखता है इंग्लैंड, एक तरफ हमें दिखता है फ्रांस, ये दोनों का एक ग्रुप था। और दूसरी तरफ जो ग्रुप है दोस्तों उसका नाम है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, इटली और तुर्की, है ना। तो आप देखते हैं कि दुनिया जो थी दोस्तों, आप देखते हैं कि इन सभी ग्रुपों में बटक गई। दुनिया के अंदर जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे ना, वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। और आप क्या देखते हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ हमें आते हुए दिखते हैं। चलिए एक बार क्विकली इस चीज़ को समअप करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों, है ना, ये जो प्रथम विश्व युद्ध आप देख रहे हैं, इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आप देखते हैं कि साल 1914 के अंतर्गत होती है। इस प्रथम विश्व युद्ध में हमें दो ग्रुप दिख रहे हैं दोस्तों। एक तरफ जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है केंद्रीय, है ना, केंद्रीय समूह, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंतर्गत हमें क्या दिखता है दोस्तों, इस ग्रुप के अंदर हमें तीन देश देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आप देखते हैं कि इसके अंदर हमें दिखता है जर्मनी, दूसरा हमें दिखता है दोस्तों ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, और तीसरा जो देश हमें देखने को मिलता है दोस्तों उसे कहा जाता है, जिसे आज के समय में हम लोग तुर्की कहते हैं, और उस समय में इसको ऑटोमन साम्राज्य के नाम से पुकारा जाता था। इनके खिलाफ जो देश लड़ रहे थे उनको देखते हैं दोस्तों। इनके खिलाफ जो देश लड़ रहे थे उनके ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र। और उस ग्रुप में कौन कौन था ये हम देख लेते हैं। उस ग्रुप के अंदर दोस्तों हमें दिख रहा था अमेरिका, उस ग्रुप के अंदर हमें दिखता है दोस्तों क्या, आप देखते हैं अमेरिका, उस ग्रुप के अंदर हमें दिखता है रशिया, उस ग्रुप के अंदर हमें दिखता है फ्रांस, और उस ग्रुप के अंदर हमें दिखता है ब्रिटेन। तो इस ग्रुप का नाम था केंद्रीय राष्ट्र, है ना, या फिर केंद्रीय समूह, और उस ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों ये दो दुनिया के ग्रुप बन गए थे, जिसमें दुनिया के उस समय के बड़े बड़े पावरफुल देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो देश थे ना, ये आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें जो हारने वाला समूह था, ये वाला जो ग्रुप था ना, ये आपको हारता हुआ दिखता है। ये वाला जो ग्रुप था मित्र राष्ट्र, जिन्हें हम लोग कहते हैं दोस्तों, है ना,
ये क्या थे दोस्तों, आप देखते हैं कि अलाइड पावर जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, ये ग्रुप हमें जीतता हुआ दिखता है। तो दुनिया में ये लड़ाई हुई है जिसने दुनिया के अंदर क्या किया, आर्थिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, बड़े स्तर पर क्या कर दिया दोस्तों, दुनिया के जो बिजनेस हो रहे थे उसको प्रभावित कर दिया। और दुनिया में आप लोग देखते हैं कि 4 सालों तक ये युद्ध चला। साल 1914 से साल 1918 तक ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध की वजह से ये जीतने वाले देश हुए या फिर आप लोग देखते हैं कि हारने वाले देश हुए, सभी का नुकसान होता है, क्योंकि युद्ध में खर्चा होता है। तो इन सभी लोगों के सैनिक मरते हैं, ये सभी देश बड़े स्तर पर अपने सैनिकों को आप देखते हैं कि खो देते हैं। तो चाहे जीतने वाला देश हो दोस्तों या फिर आप लोग देखते हैं कि जो हारने वाला देश हो, सभी का नुकसान होता है। तो रशिया हुआ, उसी के साथ इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इनका जो ग्रुप था ये जीता था। जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य हुआ, इटली हुआ और तुर्की हुआ, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है, ये पीला वाला हारने वाला ग्रुप था। तो चाहे हारने वाला ग्रुप हो या फिर जीतने वाला ग्रुप हो, बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इस युद्ध की वजह से जो 4 सालों तक चला था, लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए थे, 90 लाख लोगों की जिंदगी खराब आप देखते हैं कि समाप्त हो गई थी। दुनिया में लोग बड़े स्तर पर इस युद्ध से प्रभावित हो गए थे दोस्त। अब जो लोग थे, जो पुरुष थे, वो लड़ाई लड़ने के लिए इस युद्ध के अंदर चले गए थे। अब पुरुषों की जो कमी थी ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं जो पुरुष लड़ने चले गए थे, क्योंकि पुरुष तो लड़ रहे थे। अब पुरुषों के जाने के बाद परिवार को पालने के लिए फैक्ट्रियों में जो पुरुष काम करते थे, जिनको सैनिक बना दिया गया था, इनके लिए अब आप देखते हैं कि जो पुरुषों के जाने के बाद महिलाओं को क्या करना पड़ा था दोस्तों, आप देखते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा था। और महिलाओं ने पारंपरिक काम जो पुरुष किया करते थे फैक्ट्रियों में, आप देखते हैं कि साल 1914 से साल 1918 तक दुनिया के बड़े बड़े देशों में फैक्ट्रियों में सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हमें काम करती हुई दिख रही थी। और ये महिलाएं तेजी से हमें आगे बढ़ते हुए दिख रही थी। जैसा हमने आपको बताया कि इस युद्ध में जो साल 1918 में खत्म होता है प्रथम विश्व युद्ध, इस युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद दुनिया के जितने भी पावरफुल देश रहे थे, है ना, कौन कौन से पावरफुल देश दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं रशिया की, जैसे हम बात करते हैं इंग्लैंड की, फ्रांस की, ये सभी देश आपको कैसे दिखते हैं दोस्तों, ये जीत तो गए थे, ये वाला ग्रुप जीतता हुआ हमें दिखता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि जीतने के बाद भी इनको नुकसान हुआ था, इनके सैनिक मरे थे, इनको आप देखते हैं कि इनकी बिजनेस समाप्त हो गए थे, झगड़ा कर रहे थे तो काम कैसे करते। अब दुनिया में आप देखते हैं कि कोई भी स्थिरता नहीं थी। दुनिया के अंदर अधिकतर जो देश थे, ये सभी देश बेकार हो गए थे, कंगाल हो गए थे। अब दुनिया में सिर्फ एक ही देश हमें दिखता है दोस्तों जो इस कालखंड में मजबूती से बढ़ रहा था, और वो क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि अमेरिका है ना। अमेरिका जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि वो इस युद्ध में शामिल था, लेकिन अमेरिका की जमीन पर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, है ना। ये लड़ाई पूरे तौर पर यूरोप की जमीनों पर ही लड़ी गई थी, इस पूरे इलाके में ही लड़ी गई। अमेरिका तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा आपको, अमेरिका से सैनिक आए थे, लेकिन अमेरिका की जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। तो इसी वजह से अमेरिका को आप देखते हैं कि दोस्तों किसी भी तरीके का उतना ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। और ये सभी देश क्योंकि इनकी ज़मीनों पर लड़ाई लड़ी गई तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। और ये जो जीतने वाले देश थे ना, इनके हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि अपने देश को चलाने के लिए अब इनको अमेरिका से कर्जा लेना पड़ता है। तो अमेरिका बहुत से देशों को कर्जा दिया करता था, और इन कर्जे की वजह से ही ये देश क्या कर रहे थे दोस्तों, आगे बढ़ रहे थे। तो साल 1918 के बाद दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर हमें दिख रहा था, और वो था अमेरिका। और अमेरिका बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाता जा रहा था। और अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, इस कालखंड के अंदर कुछ और बड़े कीर्तिमान किए हैं। एक एक कर क्या करेंगे दोस्तों, हम उन कीर्तिमानों को आप सभी के सामने क्या करते चलेंगे, रखते चलेंगे, और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, है ना। बहुत सरलतम तरीके से चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। हाँ दोस्तों, यहां तक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो दुनिया के अंतर्गत सिर्फ हमें एक ही देश देखने को मिलता है जो पूरी दुनिया के ऊपर क्या करता है दोस्तों, अपना दबदबा बना के रखता है। उसका नाम था अमेरिका। और अमेरिका क्या करता है दोस्तों, अपने आप को एक सुपर पावरफुल देश के तौर पर दिखाता है। वहीं अगर बात की जाए कि ब्रिटेन का क्या चल रहा था, ये जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज थे, इनके हालात किस तरीके से थे। भाई इंग्लैंड जो था ना, वो उस समय के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत उस समय तक आजादी की मांग को उठा चुका था। साल 1918 के बाद तक आप देखते हैं कि भारत में आजादी के बहुत सारे आंदोलन हमें होते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आप देखते हैं कि जापान भी क्या करता है, अपने आप को एक मजबूत देश बनाने की कोशिश करता है। तो भारत, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो जापान था ना, वो जब युद्ध हो रहा था, अंग्रेज उस समय युद्ध में लड़ रहे थे, तो भारत और जापान के जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने वहां पर फैक्ट्रियों को बनाना शुरू कर दिया था। और उनका ये जो फैक्ट्री थी ना दोस्तों, भारत और जापान का जो सामान था, वो आप देखते हैं कि दुनिया में बड़े स्तर पर प्रयोग में लाया जा रहा था। और ब्रिटेन युद्ध में होने की वजह से सिर्फ युद्ध ही लड़ता रहा, और उसकी जो पावर हुआ करती थी, आप देखते हैं कि वो युद्ध समाप्त होते होते तक खत्म हो गई थी। हाँ, ये जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद भी आप देखते हैं कि हार ही गए थे।
और फिर आप देखते हैं कि अपने देश को चलाने के लिए ब्रिटेन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप देखते हैं कि अमेरिका से बड़े स्तर पर कर्ज लेना पड़ता है ना। तो युद्ध समापन के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, इसके हालात ग्रेट वाले बिल्कुल भी नहीं रहते। और आप देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर लगभग 20% जो कामगार थे, जो मजदूर लोग थे, उनसे नौकरियां छीन जाती हैं, क्योंकि सरकार जो थी वो काम धंधों को स्थापित नहीं कर पा रही थी, फैक्ट्रियां बंद होती हैं देश के अंदर, और बहुत बुरे हाल आप देखते हैं कि ब्रिटेन में हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक और चीज भी थी कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस प्रथम विश्व युद्ध से पहले को अगर हम लोग देखें कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तो उस समय तक आप देखते हैं कि जैसे रशिया से कोई सामान आप पहुंचते हैं, इंग्लैंड पहुंच रहा था, ऐसे ही आप देखते हैं कि जर्मनी से कोई सामान इंग्लैंड पहुंच रहा था, तो ये देश आपस में बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जब युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान इन सभी देशों के जो रिश्ते थे या फिर जो संबंध थे वो समाप्त हो गए थे, और युद्ध के बाद भी आप देखते हैं कि इन देशों ने आपस में कोई बिजनेस या फिर कोई व्यापार नहीं किया। इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो यूरोप था ना, उसमें और बड़े स्तर पर हमें महंगाई और हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखते हैं। शुरुआत में इनके यहां पर ये यूरोप के देश आपस में सामानों को खरीद रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद और युद्ध के समाप्त होने के बाद व्यापार में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और यूरोप के हालात उतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और दुनिया में सिर्फ अब एक ही महाशक्ति हमें देखने को मिलता है। वो क्या था दोस्तों? वो महाशक्ति हमें दिखलाती है सिर्फ अमेरिका के तौर पर। अच्छा, अमेरिका क्या करता है दोस्तों कि साल 1918 में सबसे बड़ी एडवांटेज तो अमेरिका को यही थी कि भाई ये जो युद्ध लड़ा गया ना, वो इनकी जमीन पर नहीं लड़ा गया, तो इसी वजह से अमेरिका का नुकसान कम हुआ। हाँ, सैनिक तो इसके मरे थे, लेकिन जमीन इनकी थी नहीं, तो उनको उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इनके शहर उतने ज्यादा तबाह नहीं हुए। हम देखते हैं कि अमेरिका ने एक और तरकीब को चलाया था दोस्तों, और इस तरकीब की वजह से ही अमेरिका बहुत तेजी के साथ हमें दिखता है कि एक मजबूत देश बनते हुए दिखता है। एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड। इस फोर्ड कंपनी के मालिक रहे हैं हेनरी फोर्ड। ये जो हेनरी फोर्ड अंकल थे ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये एक नए तरीके के क्या करते हैं दोस्तों, मॉडल को आगे बढ़ाते हैं अमेरिका में, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इन्हीं के इस नए मॉडल की वजह से अमेरिका जो है दोस्तों एक महाशक्तिशाली देश बनता हुआ हमें दिखता है। जहां दूसरे देश कंगाली के दौर में पहुंच जाते हैं, वहीं अमेरिका हेनरी फोर्ड के इस आइडिया की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और हेनरी फोर्ड का जो ये आइडिया था दोस्तों, उसे मास प्रोडक्शन या फिर आप किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग वृहद उत्पादन कहते हैं, इसके नाम से पुकारा जाता है। हेनरी फोर्ड ये कहना चाह रहे थे कि अगर देखते, इनकी कंपनी जो थी दोस्तों वो कारों को बनाया करती थी, तो ये जो कार थी ना वो बड़े स्तर पर बनाते थे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर एक व्यक्ति से एक ही काम कराया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति टायर बना रहा है तो वो टायर ही बनाएगा। और अगर आप किसी काम को लगातार एक ही तरीके से करते हैं तो उसके अंदर आपको निपुणता आ जाती है, आप आंख बंद कर भी उस काम को कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हम देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत होता हुआ दिखता है। लोगों की जो उत्पादक क्षमता थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर थे वो बहुत जल्दी अब उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि जब आप एक ही काम को लगातार करते हैं तो आप उसके अंदर स्किलफुल हो जाते हैं। तो हेनरी फोर्ड ने ये आप देखा दोस्तों कि इस आइडिया के जरिए जो उत्पादन की क्षमता थी वो बढ़ा दी, और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो कामगार लोग थे ना दोस्तों, उनको काम मिलना, जो मजदूर थे आप देखते हैं कि वो काम लगातार करते जा रहे थे, तो काम लगातार करने से उनको थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी कि हमसे लगातार काम कराया जा रहा है। तो जो मजदूर थे वो इस बात से खुश भी नहीं थे, और मजदूर लोग कहते हैं कि भाई अब हम लगातार काम नहीं करेंगे। तो हेनरी फोर्ड कहता है कि काम मत करो, ऐसा किसने कहा, तुम्हें काम करना है, पैसा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। हेनरी फोर्ड क्या करते हैं दोस्तों, हेनरी फोर्ड अपने मजदूरों को वापस बुला लेते हैं। जब उनके मजदूर कहते हैं कि हमें काम तो नहीं करना, हम थक जाते हैं, तो वो हेनरी फोर्ड क्या कहते हैं कि हम पैसे को बढ़ा देंगे, और ज्यादा पैसा देने की बात पर मजदूर वापस आ जाते हैं हेनरी फोर्ड के, और वो बड़े स्तर पर क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादन करते हैं, है ना। कितना उत्पादन होता है अगर आप देखें दोस्तों कि इस वृहद उत्पादन, ये जो बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया जा रहा था, इसमें आप लोग देखते हैं कि जो कार बनाई जा रही थी साल 1919 में 20 लाख के करीब आप देखते हैं कि कार बनी अमेरिका में, और साल 1929 तक आते आते ही 50 लाख तक हो जाती हैं। इसी के साथ साथ जब आप देखते हैं कि जो मजदूर थे ये फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, तो इनको अच्छा पैसा मिल रहा था, और जब आपके पास पैसा आता है तो फिर आपकी ख्वाहिश बढ़ने लग जाती है। शुरुआत में कम पैसा था तो सिर्फ ये अपनी रोटी कपड़े पर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब पैसा बढ़ा तो लोगों ने सोचा कि भाई कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन ले आते हैं, उसी के साथ साथ रेडियो ले आते हैं, है ना, आप देखते हैं कि फ्रिज ले आते हैं। तो अलग अलग तरीके के सामान आप देखते हैं कि लोग अब खरीदना शुरू कर देते हैं अमेरिका के अंतर्गत। जहां दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग देशों में लोग खाने को तरस रहे हैं, वहीं अमेरिका उस कालखंड में आप देखते हैं कि दोस्तों यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के जो आविष्कार हो रहे थे ना, उनको अपने घरों में प्रयोग कर पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका में लोगों के पास काम था, और इसी काम की मदद से आप लोग देखते हैं कि लोगों का जीवन बेहतर था। इसी के साथ साथ अमेरिका में एक और प्रकार की सोच देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है सामान को किस्तों पर ले लेना। सामान को किस्तों पर लेने का मतलब यह था कि अमेरिका में आप देखते हैं कि जो बैंक थे ना, वो लोगों से कह रहे थे कि आपकी नौकरी तो है,
घबराने की क्या जरूरत है। आप ऐसा करो कि अगर आपको कोई वॉशिंग मशीन लेनी है ना, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से क्या कर लो, पैसा उधार ले लो, है ना, हमसे पैसा उधार ले लो, और जब पैसा आता रहेगा तो धीरे धीरे कर कर बैंक को वापस करते रहना। तो आप देखते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने बैंकों से पैसा उधार ले लिया और सामानों को खरीद लिया, और उनको लगा कि जब तक उनकी सैलरी आती रहेगी तो वो अपना पैसा कटवाते रहेंगे। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि अमेरिका के जो साधारण लोग थे वो आपको दिख रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, चीजें ज्यादा बनी और लोगों ने उसका ज्यादा प्रयोग भी किया, और जो मजदूर लोग थे उनका जीवन आप देखते हैं कि इस कालखंड में हमें बहुत अच्छे तरीके से होता हुआ गुजरा। लेकिन ये जो अमेरिका अर्थव्यवस्था थी और जो लोगों का जीवन इतने खुशहाल में तरीके से गुजर रहा था, इस पर आप देखते हैं कि अंकुश लगता है। कब अंकुश लगता है दोस्तों? हम देखते हैं कि साल 1923 के अंतर्गत अमेरिका के अंदर आप देखते हैं कि एक प्रकार की क्या हो जाती है दोस्तों, हालत थोड़ी सी अमेरिका की खराब होनी शुरू हो जाती है। और अमेरिका क्या कर रहा था दोस्तों? आप देखते हैं कि जो अमेरिका था ना, वो दुनिया के दूसरे देशों को भी क्या दे रहा था? आप देखते हैं कि पैसा उधार दे रहा था। हम सभी को पता है कि अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों को पैसा उधार दे रहा था, है ना। और अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहीं पर हमें कहानी थोड़ी सी खराब होती हुई दिख जाती है अमेरिका के संबंध में, है ना। और अमेरिका क्या कर देता है दोस्तों कि यूरोप के जितने भी देश थे, जैसे जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि इटली हुआ, ये सभी जो देश थे ये अमेरिका के रहमो करम पर ही जिंदा थे। और अमेरिका क्या कर रहा था दोस्तों? आप देख रहे थे कि यूरोप के अंदर बिजनेस को बनाने के लिए अमेरिका की सरकार और अमेरिका के जो व्यापारी थे वो उन लोगों को पैसा आप देखते हैं कि दे रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर भैया हमें आते हुए दिख जाती है एक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज, जिसे हम लोग विश्वव्यापी मंदी या फिर मंदी के नाम से पुकारते हैं। अब ये विश्वव्यापी मंदी या फिर मंदी क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंदी का मतलब होता है किसी भी चीज का सुस्त हो जाना या फिर रुक जाना। और आप देखते हैं कि जब इसके आगे विश्वव्यापी लगा है तो उसका मतलब होगा कि दोस्तों बड़े स्तर पर मंदी का हो जाना, है ना। पूरे विश्व में जो बिजनेस थे, काम धंधे थे, उनमें सुस्ती आ जाना, उनमें धीमापन आ जाना, इसी को हम लोग विश्वव्यापी मंदी के नाम से पुकारते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के पावरफुल देश जैसे ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, आप देखते हैं कि रशिया हुआ, वो तो कमजोर हो चुके थे, सिर्फ अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन अब आप देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका के भी हालात खराब होंगे और अमेरिका के अंदर आएगी सबसे पहले मंदी, और ये मंदी पूरी की पूरी दुनिया में फैलेगी। कैसे? आप देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका में ना एक चीज हमें होती हुई दिख जाती है। वो क्या है कि ये लोग ना कृषि का उत्पादन बहुत ज्यादा कर देते हैं। अमेरिका के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कृषि का उत्पादन कर देते हैं। और जब किसी चीज की बहुत ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों की उपस्थिति हो जाती है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि नमक बहुत सस्ता है, क्यों सस्ता है? सर नमक बहुत ज्यादा है, समुद्र में नमक ही नमक है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो वो सस्ता है। सोना महंगा क्यों है? सोना महंगा इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं लेकिन है बहुत कम। कुछ ऐसा ही ऐसा होता है यहां पर। हम देखते हैं दोस्तों कि जो कृषि से उत्पादित थे, जो अनाज था ना, आप देखते हैं दोस्तों कि उसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी मांग आप देखते हैं कि उसकी मांग से भी ज्यादा जब पैदावार हो जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जो किसान लोग थे जिन्होंने फसलों को उगाया था ना, वो सामान सस्ता करने को तैयार है कि भाई ले जाओ, लेकिन कोई सामान को खरीदने के लिए आप देखते हैं कि अमेरिका में तैयार नहीं था। और अब देखते हैं कि किसानों को लगा कि भाई हमें नुकसान कम हो रहा है, तो किसानों ने क्या करा कि अभी हमें नुकसान हो रहा है तो मैं अगर ज्यादा उत्पादन कर दूंगा। मान लीजिए कि अगर मैं 100 किलो गेहूं भेजकर क्या करता हूं दोस्तों, आप देखते हैं कि मान लीजिए अगर $2 कमाता हूं, तो एक किसान ने सोचा कि अगर मैं क्या कर दूं, मैं 200 केजी का उत्पादन कर दूंगा तो मेरे पास $2 आ जाएंगे। इन लोगों को लगा कि अगर हम ज्यादा उत्पादन कर देंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा। किसानों की यह सोच थी कि अभी जितना उत्पादन किया कोई खरीद नहीं रहा, अगर ज्यादा उत्पादन करूंगा तो शायद कोई और खरीद ले और कोई मेरा सामान खरीद ले, तो मेरा जो नुकसान होता हुआ मुझे दिख रहा है ये थोड़ा कम मुझे नुकसान हो। इस वजह से आप देखते हैं कि शुरुआत में जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो जाता है, कोई खरीदता नहीं है, कीमतें नीचे गिर जाती हैं, और उसके बाद किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए और उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कहानी और खराब हो जाती है। एक तो वैसे ही ज्यादा उत्पादन था, किसानों ने और ज्यादा उत्पादन कर दिया, तो इसकी वजह से जो कीमतें थी दोस्तों वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिर जाती हैं। बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि जो अनाज की कीमत थी वो नीचे गिर जाती है। बाजारों के अंदर, गोदामों के अंदर अमेरिका में अनाज मौजूद था, लेकिन कोई खरीदने को ही तैयार नहीं था, है ना। बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि किसान बेच रहे हैं कि भैया ले लो ले लो, लेकिन आप देखते हैं कि लोग लेने को ही तैयार नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। क्यों ले ज्यादा है ना, जितना पैसा था ले लिया, जरूरत से ज्यादा क्यों लेंगे। आप देखते हैं कि ये खराब था। और इसी के साथ आप देखते हैं कि जो अब इतना अनाज हो गया था कि वो अमेरिका के अंदर आप देखते हैं कि वो सड़ने गलने लग जाता है। अब इसी के साथ दोस्तों एक और कहानी होती है। ये जो अमेरिका था, आप सभी को पता है कि दुनिया के दूसरे देशों को कर्ज दे रहा था, है ना। यूरोप के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं, जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी देश अमेरिका के ही टुकड़ों पर पले हुए थे। अमेरिका क्या कर रहा था, अपना पैसा इनको दे रहा था। लेकिन जब अमेरिका में, उनके देश में आप देखते हैं कि ये जो कृषि की हालत की वजह से आप देखते हैं कि चीजें खराब होने लगती हैं। अमेरिका
के अंदर जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है किसानों के द्वारा और आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, दुकानें हैं, गोदाम है, बाजार है, अनाज है, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो जो अमेरिका के व्यापारी थे या फिर जो अमेरिका की सरकार थी जो इस उत्पादन के शुरू होने से पहले दूसरे यूरोपीय देशों को पैसा दे रही थी, आप देखते हैं कि जब उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो अमेरिका के जो व्यापारी लोग थे वो क्या करते हैं, वो थोड़े घबरा जाते हैं और वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो अब दूसरे देशों को बाहर पैसा देना बंद कर देते हैं, यूरोप के देशों को। साल 1928 में देखा जाता है कि 6 महीने में आप देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा 100 करोड़ डॉलर दिए गए थे यूरोप के देशों को, है ना, 100 करोड़ डॉलर आप देखते हैं कि साल 1928 के शुरुआत के 6 महीनों में दिए गए। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि इसके एक साल बाद मात्र 24 करोड़ डॉलर दिए गए। कहां पर 100 करोड़ डॉलर और फिर कहां पर 24 करोड़ डॉलर। तो आप देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका के जो व्यापारी लोग थे वो घबरा गए थे कि भाई देश के हालात सही नहीं है, देश के बाहर पैसा डालना सही नहीं है, और आप देखते हैं कि इस वजह से अब कहीं ना कहीं वो देश जो अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहे थे उनके लिए आप देखते हैं कि अपने आप को बेहतर कर पाना मुश्किल हो जाता है ना। तो अमेरिका ने जब अपनी मदद के हाथ खींच लिए तो वो देश जो अमेरिका की मदद पर अपने देश को चला रहे थे उनके हालात आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा खराब होते हुए हमें दिखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो बहुत सारे बैंक हुआ करते थे, है ना, आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बैंक थे यूरोप के अंतर्गत वो पूरे तौर पर तबाह हो जाते हैं। यूरोप के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं कि ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, आप देखते हैं कि फ्रांस हुआ, ये सभी देश अमेरिका के पैसे पर चल रहे थे। अब अमेरिका ने मदद करनी बंद कर दी तो इन देशों के अंदर आप देखते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन देशों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और ये जो मंदी या फिर आप देखते हैं कि जो व्यापार में सुस्ती अमेरिका में आई थी ये वैश्विक होने लग जाती है, पूरे विश्व में फैलने लग जाती है ना। आप देखते हैं दोस्तों इसे विश्वव्यापी मंदी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो अमेरिका में हुई लेकिन अब इसका असर यूरोप के देशों में होता है और अब यूरोप के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह होती हुई दिख जाती हैं, है ना। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है दोस्तों, उसके भी हालात आप देखते हैं कि अब पहले जैसे नहीं रहे। साल 1918 के बाद ये जो वृहद उद्योग, इन्होंने वृहद उत्पादन करके, है ना, बहुत ज्यादा क्या किया था दोस्तों, इन लोगों का जीवन, अमेरिकियों का जीवन जो बहुत अच्छा हुआ था। आप देखते हैं कि जो विश्वव्यापी मंदी ये शुरू होती है इसकी चपेट में अमेरिका आ जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका के जो लोग थे वो अपनी जिंदगी को पैसा उधार लेकर गुजार रहे थे कि भाई सैलरी आती रहेगी। इन सभी लोगों ने बैंकों से पैसा उधार लिया हुआ था या फिर आप देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपना पैसा बैंकों में भी रखा हुआ था। अब जब देश में हालात ऐसे खराब होने लगे कि आप देखते हैं कि जो बैंक में रखा हुआ पैसा था ना, लोगों को लगा कि उन बैंक से पैसा निकाल लो ताकि हम अपना जीवन गुजार सकें, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों यहां पर कहानी बड़ी अजीब हो जाती है। हम देखते हैं कि जो लोग थे ना उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, अपने अमेरिकी बैंकों में जो पैसा जमा था ना उसमें क्या किया दोस्तों, अपने पैसे को निकालना शुरू किया और लोग अब बैंकों में जाने लगे और कहने लगे कि भैया पैसा उधार दो। जैसे पहले देते थे ना उधार वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अब दो। बैंकों ने कहा कि भाई अब नहीं दे सकते, अब वो वाले हालात नहीं है पहले जैसे, है ना। पहले तो आप लोग काम कर रहे थे, अब तो आपकी काम की ही गारंटी नहीं है, ऐसा हो जाए कि आपकी कंपनी बंद पड़ जाए। तो इस वजह से आप देखते हैं कि अमेरिका में जो बैंक थे उन्होंने कर्ज देने में मना कर दिया और ये कहा कि पहले तो तुम वो वाला कर्ज दो तो तुमने हमसे लिया है, तुम नया कर्ज लेने आ गए, पुराना वाला कर्ज वापस कब दोगे। आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो बैंक थे ना उन्होंने लोगों से पुराने कर्जों को वापस लेना शुरू कर दिया। अब लोग पुराना पैसा कैसे वापस देते, उनके पास तो उतनी आमदनी थी नहीं, काम धंधे थोड़े कम हो गए थे और इसी वजह से आप देखते हैं कि पुराने कर्ज नहीं चुका पा रहे थे लोग, तो बड़े स्तर पर जो अमेरिका था ना वहां पर लोगों के काम धंधे छिन गए, है ना। दुनिया आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो फैक्ट्रियां थी वो बंद हो जाती हैं, बड़े स्तर पर लोग आप देखते हैं कि बेरोजगार हो जाते हैं और जो बैंक थे ना दोस्तों वो लोगों को पैसा देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और अपना जो पुराना पैसा था ना वो लोगों से मंगवाते हैं। ये देखिए अमेरिका का बैंक है, लोग बाहर खड़े हैं पैसे की डिमांड में, लोग ऐसे ऐसे खड़े रहते थे कि भैया हमें हमारा पैसा मिल जाएगा या फिर कर्जा मिल जाएगा, इस तरीके से लोग चला करते थे। अमेरिका में हालात इतने खराब हो जाते हैं दोस्तों कि अमेरिका में हजारों बैंक दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया का मतलब कि ना तो हम आपको पैसा दे सकते हैं उधार और ना आपका पैसा जो यहां पर जमा था हमसे मत मांगना, नुकसान हो गया भाई, दुकान लूट गई, अब आपको कुछ भी पैसा नहीं दिया जा सकता। ये बैंक के अंदर होता है। साल 1933 से साल 1933 के अंतर्गत आप देखते हैं कि लगभग 4000 के करीब जो बैंक थे वो अमेरिका में बंद होते हैं। साल 1932 तक आते आते 1,10,000 कंपनियां अमेरिका में बंद हो जाती हैं और बड़े स्तर पर अमेरिका आप देखते हैं कि दोस्तों इस मंदी की चपेट में रहता है। अमेरिका के अंदर लोगों के लिए जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग दुकानों के बाहर खड़े रहते हैं कि सिर्फ उनको खाने के लिए कुछ सामान मिल जाए। सरकारें एक एक ब्रेड और आप देखते हैं कि चाय देकर लोगों को उनकी जिंदगी गुजारने की कोशिश कराती हैं। अब ये दोस्तों ये जो मंदी थी ना इसका असर हमारे भारत पर भी पड़ता है।
हमारे भारत में आप देखते हैं कि जो मंदी है इसकी शुरुआत साल 1928 के अंतर्गत होती है और साल 1928 से साल 1934 तक आप देखते हैं कि भारत जो था दोस्तों इस मंदी की चपेट में रहता है। इस मंदी का असर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर किन पर होता है। भारत के अंदर जो हमारे आप देखते हैं कि जो गरीब किसान थे, जो मजदूर थे, है ना, जो फसलों को उगाया करते थे ना, वो इस मंदी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने जो सामान को बनाया, जो किसान थे उन्होंने अनाज को उत्पादित किया। अब भारत का किसान अपने अनाज को बेचने के लिए बाजारों में गया, लेकिन कोई खरीदने कोई तैयार नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर भी लोगों के काम धंधे छूट चुके थे, लोगों के पास काम नहीं था। अब बाजार में सामान तो है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों सामान मौजूद था लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था, तो किसान को सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि नुकसान हुआ, है ना। तो भारत के अंदर जितने भी हमारे किसान थे, इन बेचारों को सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि इस मंदी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और भारत के जो किसान लोग थे ना दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया था, अपने जीवन को संभालने के लिए जो इनके जेवर वेवर थे ना, आप देखते हैं जितने इनके पास आभूषण थे, सोना था, वो बेच दिया था ताकि ये अपने जीवन को चला सकें। वहीं भारत में जो शहरों में रहने वाले लोग थे, उनका जीवन उतना ज्यादा दुखदायी नहीं था। शहरों में रहने वाले लोगों के पास पहले से ही थोड़ा बहुत पैसा जमा था, तो वो उस आर्थिक मंदी के समय में क्या थे दोस्तों, अपनी सेविंग्स को संभालते हुए उनके जो पुराने पैसे बचे हुए थे उसकी मदद से उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजार लिया था। अब दोस्तों यहां तक तो हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में किस तरीके से बदलाव हुए उनको हमने देखा। अब यहां से हम लोग बात करेंगे आप सभी के साथ दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, है ना। तो दूसरा विश्व युद्ध भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है दोस्तों? दूसरा विश्व युद्ध साल 1939 में शुरू होता है और आप देखते हैं कि ये साल 1945 तक हमें चलता हुआ दिखता है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात की जाए दोस्तों, कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दुनिया के जो अलग अलग बड़े बड़े देश थे ना, वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, इस युद्ध के अंतर्गत शामिल हुए दिखते हैं। और इस युद्ध में आप देखते हैं, इस युद्ध में भी कौन से देश हमें शामिल थे दोस्तों, एक बार देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे। ये जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है, इसमें कौन से देश शामिल थे उनको हम लोग देख लेते हैं, है ना। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन से देश शामिल थे, यही देश हमें शामिल दिखते हैं दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी। और यही जो ग्रुप था, मित्र राष्ट्र दोबारा से आप देखते हैं कि जीत जाता है। ये जो केंद्रीय शक्तियां थी ये आपको हारते हुए दिख जाते हैं, है ना। चलिए, दूसरा विश्व युद्ध हमें होता हुआ दिखता है हिटलर की वजह से, और हिटलर की आप देखते हैं कि गलत महत्वाकांक्षा की वजह से दूसरा विश्व युद्ध होता है। अभी दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों चल ही रहा होता है ना। तो साल 1944 में आप देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा है। साल 1939 में शुरू हुआ है और आप देखते हैं कि 45 में खत्म होगा। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि दूसरा विश्व युद्ध के खत्म होने से एक साल पहले ही दुनिया के उस समय के जो बड़े पावरफुल देश थे ना, उनको समझ में आता है कि भाई जैसा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद हम सभी देशों की हालत खराब हो गई थी, हम सभी की लुटिया डूब गई थी, हम सभी कंगाल हो गए थे। तो दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म होने ही वाला था, उसके खत्म होने से एक साल पहले आप देखते हैं कि उस युद्ध में शामिल जितने भी पावरफुल देश रहे थे, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, ये सभी जो देश थे क्या करते हैं दोस्तों, एक मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग कहाँ होती है दोस्तों? अमेरिका के अंदर आप देखते हैं कि न्यू हैम्पशायर नामक इलाका है, वहां पर आप देखते हैं कि एक होटल में ये मीटिंग होती है ना। आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में आप देखते हैं दोस्तों, इसी मीटिंग को हम लोग ब्रेटन वुड्स नाम से पुकारते हैं। ब्रेटन वुड्स नामक एक होटल था, उस होटल में ये मीटिंग होती है, इसीलिए इस मीटिंग को ब्रेटन वुड्स मीटिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मीटिंग में ये तय होता है कि भैया हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक समूह बनाएंगे और इस समूह का नाम रखा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम लोग IMF भी कहते हैं, है ना। IMF का काम क्या है दोस्तों? IMF का काम ये होता है कि जब विश्व युद्ध खत्म होगा, इस विश्व युद्ध के बाद जब एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, तो उन देशों पर नजर रखने की जिम्मेदारी इस IMF की दी जाती है ताकि दुनिया में व्यापार सही तरीके से हो। तो इस संस्था में आप लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, IMF को बनाते हैं ताकि जो नुकसान हो ना उसको बेहतर किया जा सके, है ना। दुनिया के अंदर व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, IMF को बनाते हैं। उसी के साथ साथ इस ग्रुप में, इस मीटिंग में एक और चीज तय होती है कि अब हम दुनिया का एक बैंक बनाएंगे, जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और इस वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि अगर कोई गरीब देश है और अगर वो गरीब देश क्या करना चाहे दोस्तों, संसाधनों को प्राप्त करना चाहे, चीजों को प्राप्त करना चाहे, तो वो इस वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले सकता है। तो दुनिया में बिजनेस को मजबूत करने के लिए आप देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में IMF को बनाया जाता है और आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया जाता है। और इनका उद्देश्य यही था कि क्या उद्देश्य था दोस्तों, कि इसके जरिए जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, ताकि साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो, जब भी खत्म होगा, उसके बाद हम दुनिया को बेहतर तरीके से ला सकें। अच्छा, ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक होता है, ये साल 1947 से काम करना शुरू करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, और ये बड़े स्तर पर क्या करते हैं दोस्तों, दुनिया में चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब दोस्तों ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन था ना, इसमें एक और चीज हमें होती हुई दिखती है। वो क्या थी
कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से पहले, जैसे आज के समय में अगर मैं आपसे कहूं कि भारत अगर जापान के साथ कोई सामान बेचना चाहता है, भारत अगर रशिया के साथ कोई सामान खरीदना चाहता है, तो हम किस चीज़ में पैसा लेंगे? क्या हम भारतीय करेंसी में पैसा देंगे? क्या आप जापानी करेंसी में पैसा लेंगे, रशियन करेंसी में पैसा लेंगे? नहीं, आज के समय में जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डॉलर में होता है। लेकिन ये तय कब से हुआ था कि इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में होगा? ये इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में तय होगा, ये भी आप देखते हैं कि कब से तय किया गया, ये भी इसी मीटिंग के अंदर तय किया गया था। तो इस ब्रेटन वुड्स मीटिंग में यह भी तय कर दिया जाता है कि भैया जब इंटरनेशनल बिजनेस होगा, जब दो देश आपस में बिजनेस करेंगे, शुरुआती समय में, उस समय में सोने के बदले होता था। जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखते हैं कि अमेरिका हुआ या फिर आप देखते हैं कि जर्मनी हुआ, अगर ये दो देश आप देखते हैं कि इस मीटिंग से पहले बिजनेस करते, तो ये अपना कुछ सोना उनको देता और ये अपना कुछ सोना देता और उस व्यापार को ये लोग कर लेते हैं ना, सोने के बदले आप देखते हैं कि सामानों को लिया जाता था। लेकिन इस मीटिंग में यह तय हो जाता है कि अब सोना नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में क्या होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि व्यापार किया जाएगा। तो एक निश्चित मुद्रा ला दी जाती है। आप देखते हैं कि साल 1944 में क्या कर दिया जाता है, यह तय कर दिया जाता है कि जो अमेरिकी मुद्रा होगी ना, उसी में क्या किया जाएगा दोस्तों, उसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, चीजों को रखा जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि अमेरिका के जो हालात थे ना, वो धीरे धीरे हमें कमजोर होते हुए दिखते हैं और साल 1960 तक आते आते अमेरिका अपनी पावर जो था दोस्तों कहीं ना कहीं खोने लग जाता है। और उसी के बाद क्या तय होता है दोस्तों, उसी के बाद ये तय होता है कि ये जो सोने की तुलना में, पहले ये मान लिया गया था कि जो सोने का एक्चुअल प्राइस होता है ना, वही डॉलर के समान है ना, कि डॉलर, सोना जो है दोस्तों वो डॉलर के अनुरूप है, ये मान लिया गया था। लेकिन आप देखते हैं कि इस चीज को बदला जाता है और ये तय किया जाता है कि जो डॉलर होगा ना, वो भी घटता बढ़ता रहेगा, वो भी डॉलर भी घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन पुराने समय में जब शुरुआत किया गया था, ये माना गया था कि डॉलर कभी नहीं घटेगा। लेकिन आप देखते हैं क्योंकि साल 1960 के आसपास ये दिखने लग जाता है दुनिया में कि अमेरिका के भी हालात थोड़े उतने बेहतर नहीं है और ये जो फिक्स किया गया है डॉलर की कीमत को, ये सही नहीं है, बल्कि डॉलर को भी नुकसान होगा। तो डॉलर को आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं घटते बढ़ते हुए देखते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि दुनिया में और भी बदलाव होते हुए दिखते हैं। और ये जो ब्रेटन वुड्स का तरीका था, जिसने क्या किया था, दुनिया में IMF को बनाया था और वर्ल्ड बैंक को बनाया था, है ना, आप देखते हैं कि इनके बाद कुछ और भी हमें बदलाव होते हुए दिखते हैं। दुनिया के कुछ नए देश हमें आते हुए दिखते हैं और ये जो नए देश थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये और बेहतरीन तरीके से चीजों को लाते हुए हमें दिखते हैं, है ना। क्या नई चीज हमें लाते हुए दिखते हैं इस समय के अंतर्गत, हम लोग देखते हैं कि दुनिया के जितने भी देश थे, जैसे साल 1945 के बाद अगर हम लोग देखें, दुनिया में जो बहुत से देश हैं, जैसे हमारा प्यारा भारत हुआ, अफ्रीका के बहुत से देश हुए, ये आज़ादी को प्राप्त कर चुके थे। और आज़ाद होने के बाद ये जो आज़ाद हुए देश थे ना दोस्तों, ये तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और ये अमेरिका का जो प्रभुत्व था, या फिर आप देखते हैं कि जो यूरोप के देशों का प्रभुत्व था ना, उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। ये अपने देश से गरीबी को, भुखमरी को और महंगाई को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो साल 1944 में ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन होता है और इस संस्थान में जो मीटिंग तय होती है, ये तो हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स मीटिंग में जो बातें तय होती हैं ना, वो आने वाले समय में हमें कमजोर होती हुई दिखती हैं, क्योंकि दुनिया में आप देखते हैं कि कुछ नए और देश अपने आप को मजबूत करते हैं। जैसे चाइना में एक क्रांति होती है, चाइना की क्रांति के बाद आप देखते हैं कि चाइना एक नए देश के तौर पर आगे बढ़ता है। उसी के साथ आप देखते हैं कि जो रूस था, जिसे हम लोग रशिया के नाम से पुकारते हैं, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी एक नए देश के तौर पर पहचानता है। वहीं अगर बात की जाती है दोस्तों कि भारत हुआ, है ना, आप देखते हैं कि लैटिन अमेरिका देश हुआ, चाइना हुआ, फिलीपींस हुआ और मलेशिया हुआ, ये कुछ ऐसे देश होते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर आप लोग देखें कमजोर थे, लेकिन समय गुजरते गुजरते ये देश मजबूत होते हैं और ये देश भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब ये जो नए नए आज़ाद हुए देश थे ना, ये सभी आज़ाद हुए जो देश थे ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं और अपने आप को मजबूत करना शुरू करते हैं। अब अगर आप लोग देखें कि जब दुनिया में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब आप देखते हैं कि दोस्तों साल 1950 से साल 1970 के बीच की बात की जाए, तो जो दुनिया का व्यापार था वो आप देखते हैं कि वो 8% की दर से बढ़ा था, है ना। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने, आप देखते हैं कि दुनिया में विश्व व्यापार, एक दूसरे के साथ बिजनेस हो रहा था, वो अच्छा किया था और जो लोगों की आमदनी हुई थी ना, वो भी उस कालखंड में आप देखते हैं कि बेहतर हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई ऐसा संगठन था नहीं, इसी वजह से दुनिया में उतने अच्छे तरीके से व्यापार नहीं हुआ था। हाँ, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने दुनिया का जो विश्व व्यापार था उसको 8% तक बढ़ा दिया था और उसी के साथ आप देखते हैं कि लोगों की आमदनी को भी आप देखते हैं कि बढ़ाया था, है ना। उसी के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन था ना, इसको आप देखते हैं कि इसको चुनौती मिलती है। इस मीटिंग में, ये जो ब्रेटन वुड्स आप देखते हैं कि जो मीटिंग थी, इसमें अधिकतर आप देखते हैं कि पावरफुल देश ही थे। अमेरिका हुआ, आप देखते हैं कि रशिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ।
जो गरीब देश थे वो इसके अंदर शामिल नहीं थे। और भी जो गरीब देश थे दोस्तों वो क्या करते हैं, जो ये गरीब देश थे ना वो क्या करते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। और इन ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, आप देखते हैं कि इस ग्रुप को G77 के नाम से पुकारा जाता है। तो जो नए नए आज़ाद हुए देश थे जिसमें हमारा प्यारा भारत है ना, दुनिया में अगर आप लोग देखें दोस्तों, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, जैसे हमारा एशिया के बहुत से देश हुए, आप देखते हैं कि अफ्रीका के बहुत से देश हुए, लैटिन अमेरिका के बहुत से देश हुए, जो यूरोप से ही आज़ाद हुए थे। इन सभी आज़ाद हुए देशों ने अपने ग्रुप बनाया था जिसे G77 कहा जाता है, ग्रुप 77। इसमें 77 कंट्रीज थी और ये आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार को मजबूत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने टैक्स फ्री व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और इसके तहत ये ग्रुप अपने आप को और अपने जितने भी 77 कंट्रीज हैं उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये था दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद गरीब देशों का बनाया हुआ, कमजोर देशों का बनाया हुआ G77 ग्रुप, जिसमें व्यापार संबंधी हम कच्चा माल शेयर करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को सही देंगे और जो कमजोर देश हैं वो अपने आप को विकसित देश बनाएंगे। इसकी कोशिश आप देखते हैं कि इस G77 ग्रुप के अंतर्गत की जाती है। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ ये जो हमारी आज की क्लास है इससे संबंधित जो सारे के सारे बिंदु हैं उसको आप सभी के सामने रखा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज्ञानवर्धक और काफ़ी जटिल चैप्टर था जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आप सभी के सामने रखा। आशा है कि ये चैप्टर आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे दोस्तों हम लोग अपनी अब एक नई क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, ज़रूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। उसी के साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन से, आप देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चैप्टर पे कराना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।